ओके जी, तो अभी तक हमने 2024 से 2020 तक का पेपर डिस्कस किया ना। अभी 19 और 18 में, क्योंकि ज़्यादा डाउट होगा नहीं आप लोगों को, फिर भी जो होगा है ना, बाकी रिटर्न सॉल्यूशन तो है ही, पिछले साल का भी वीडियो है, फिर भी जो क्वेश्चन अभी डिस्कस करना है तो बताओ, है ना। तो अभी हमें देखना है 2020 वाला, 2020। अच्छा 20 तो हो गया था ना, 19 का, राइट। 20 हो गया था। जी जी जी, 20 का तो हो गया था ना। तो इसमें चाहिए 19 वाला, है ना, तो 19 का जैम एमएस। ठीक है, बताओ भाई, जिन लोगों को जो भी डाउट है ना चैट में लिखो, बाकी या क्वेश्चन नंबर, है ना। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं, सॉल्व करके आओ जब भी, जैसे कल, कल जो डिस्कशन होगा, आज क्या है 19-18 का है, कल है ना, बचे जो 17, 16, 15 तीन पेपर का रखेंगे, कल भी 3 घंटे की क्लास होगी, फिर मैं घर चला जाऊंगा। क्लासेस तो हो सकती हैं बट श्योरिटी नहीं रहता बाहर जब रहते हैं तो ठीक है। तो जो जो डाउट्स हैं, है ना, जो चैट में है वो पहले बता देता हूँ, बाकी जो लोग ट्राई किए हैं बताओ। तो ये 19 का है ना, 16, 24। तो 16 जो कह रहा है कि अ, है ना, क्या कह रहा है कि the volume of the solid generated by revolving the region bounded by the parabola this and, है ना, about the line this। तो इसमें क्या है कि जैसे अगर ग्राफ बनाएंगे हम लोग, सो होगा क्या, ग्राफ एक्स बराबर 2i² + 4। तो ये x बराबर 2i² बनाओगे तो x के अबाउट पैराबोला होगा। सो पैराबोला अबाउट x, ये x बराबर 2i² +4 करने का मतलब है आगे 4 यूनिट आगे चली जाएगी, है ना। तो ये अभी x बराबर 2i² था, +4 करेंगे तो 4 यूनिट आगे शिफ्ट हो जाएगी। सो रफली इस टाइप का कुछ कर्व होगा। अब इसमें क्या करना है, ये तो 4 है यहाँ पे, x बराबर 6 की एक लाइन है, x = 6, है ना। सो यहाँ से आ गया। नाउ अब इस कर्व को हम रोटेट कर रहे हैं किसके अबाउट, x बराबर 6 के अबाउट, यही ना। तो इस x को हम लोग, है ना, इस कर्व को वी आर रोटेटिंग अबाउट दिस लाइन। तो होगा क्या, यही तुम्हारा, ये इस तरह कुछ कर्व बनेगा, है ना, इस टाइप का शेप। तो इसका आपको वॉल्यूम निकालना जब आप रोटेट करोगे उसको। सो ये फिक्स है दिस, है ना, ये एक्सिस हो गया, x बराबर 6 इज द एक्सिस जिसके अबाउट इस कर्व को आप रोटेट कर रहे हो। तो अबाउट द लाइन दिस, तो पूछ रहा है कि वॉल्यूम क्या होगा, है ना। तो इसमें वॉल्यूम के लिए सिंपल जो फॉर्मूला हमें लिखाया था, वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन, अगर मैं जैसे इसको अगर y के अबाउट रिवॉल्व कर रहा होता ना, जैसे ये डिस्टेंस क्या है, ये x है, अगर मान लो ये पॉइंट आर्बिट्री पॉइंट इस कर्व पे अगर x, y है, सो दिस डिस्टेंस इज x, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी पॉइंट है x, y, सो ये कितना होता है, दिस हाइट इज y एंड दिस डिस्टेंस इज x, तो दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस इज y, है ना। ये तो सिंपल कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट है। अब लेकिन हमें तो, अगर मैं y के अबाउट रिवॉल्व कर रहा होता तो रेडियस हमारा x होता, तो फॉर्मूला लगता πx² dy, और y पे हम लिमिट ले लेते हैं। अभी भी लिमिट तो y पे ही लेंगे, लेकिन रेडियस क्या कंसिडर होगा। तो ये तो बताओ, ये कौन सा पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, पहले ये जानना पड़ेगा कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। x कोऑर्डिनेट तो 6 है, y कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट तो 6 है, y -1 कोऑर्डिनेट क्या है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसमें x को 6 रख देंगे, है ना। तो x को 6 रख देंगे तो 2i² इज +-1, तो इधर 1 इधर -1। अब यहाँ से जो फॉर्मूला आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, ये जनरली जो होता है πr², है ना, ये है। अब रेडियस देखो क्या है, तो यहाँ पे हमें ये वाला जो कर्व रोटेट हो रहा है, इसमें रेडियस आपको देखना है कि व्हाट इज द रेडियस। सो यहाँ पे जो ये रेडियस है या ये रेडियस है, ये लेंथ कितना है, तो ये पूरा 6 है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला x है यहाँ से यहाँ तक। सो व्हाट इज रिमेनिंग, अब ये देखना है कि बचा कितना, तो 6 माइनस एक्स, तो रेडियस है 6 माइनस एक्स, तो यहाँ रख दो r की जगह 6 माइनस एक्स। अब यहाँ किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, एक लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ dy ही होगा।
तो इस तरह से है। अब यहाँ पे 6 माइनस एक्स ना, तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर है ना रेडियस। फिर ये स्ट्रिप कहाँ बनेगा, वाई एक्सिस पे, क्योंकि वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। क्योंकि अगर ऐसा होता वाई के अबाउट तो पाई एक्स स्क्वायर डी वाई होता। तो यहाँ आर की जगह रेडियस जो है हमारा वो है 6 माइनस एक्स, तो पाई इंटू 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर डी वाई। अब वाई की लिमिट क्या है, तो यहाँ -1 से 1, तो ये -1 से 1। अब इसको यहाँ से देखो तो x माइनस 6 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो x माइनस 6 की वैल्यू यहाँ से आएगी 2y स्क्वायर -2, है ना, 6 घटा देंगे, 4 माइनस 6 -2, तो ये हो गया। तो इंटीग्रेशन -1 to 1 पाई टाइम 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर ना, अच्छा 6 माइनस एक्स करना था, तो यहाँ x माइनस 6 किया ना हमने, तो 6 माइनस एक्स करोगे, माइनस कॉमन ले लो, तो ये 2 माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा, ये है ना। तो यहाँ 2 माइनस 2y स्क्वायर, ये 6 माइनस एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर डी वाई। अब क्या इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, बताओ भाई इंटीग्रेट करके क्या आता है। सो ये तो इवन फंक्शन लग रहा है। सो 2 टाइम 0 to 1 पाई बाहर कर सकते हो, सो ये बचा हुआ है 2 भी बाहर कर सकते हो, है ना। मतलब तुम लोग इंटीग्रेट करके बताओ क्या आएगा, तो इवन फंक्शन है, एक बार इंटीग्रेट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। इंटीग्रेशन तो आता ही होगा आप लोगों को। सर सी आ रहा है, ऑप्शन सी 64 पाई बाई 15। ठीक है, तो ठीक है जी, तो ये आ गया 64 पाई बाई 15। तो इस तरह से होगा। मेन किसी फिक्स लाइन के अबाउट अगर रिवॉल्व करना है तो देखो रेडियस क्या है, क्योंकि आर पाई आर स्क्वायर डी वाई या डी एक्स, और कैसे डिसाइड होता है वाई या एक्स, तो ये जो किसके अलोंग तुम घुमा रहे हो, तो यहाँ पे वाई एक्सिस या उसके पैरेलल कोई लाइन है तो डी वाई आएगी, एक्स एक्सिस या उसके पैरेलल कोई लाइन है तो डी एक्स होगी, ये। ठीक है जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो 16 के बाद जो क्वेश्चन है 12, 12 14 16, अच्छा तो 12 में क्या है, सिंपल है, 14, चलो 14 देख लेते हैं। सो इसमें लेट द टेलर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 20 फॉर दिस बी दिस। तो मतलब टेलर पॉलिनोमियल क्या, एक टर्म बाद स्टॉप कर देते, पॉलिनोमियल में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होता है, सीरीज में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होता है ना, तो यहाँ पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे के टर्म हम इग्नोर कर देंगे। तो हमें क्या करना है कि जैसे हमें ऐसा लिखना है, कोई भी फंक्शन है तो जब आप लिखते हो किसके अबाउट ओपन करना है,
अबाउट एक्स बराबर जीरो, है ना। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये इसी को मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन बोलते हैं। तो यहाँ से आ जाएगी आपके पास जैसे एफ जीरो फिर एफ डैश जीरो इंटू एक्स प्लस एफ डबल डैश जीरो अपॉन 2 फैक्टर, यहाँ भी 1 फैक्टोरियल है तो 1 ही होता है, फिर एक्स स्क्वायर एंड दिस विल कीप गोइंग। अब ये कहाँ तक बात कर रहा है, बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेट करो 20 डिग्री पॉलिनोमियल तक, ठीक है ना। सो मान लो एग्जाम्पल के लिए अभी मैं लिखूँ कि एफ 20th डेरिवेटिव एट 0 अपॉन 20 फैक्टोरियल प्लस आर एन ले सकते हो। तो यहाँ आर एन में 21st, आर एन वो था रिमाइंडर टर्म, तो जहाँ जरूरत नहीं, हालांकि हमें उसकी हमें ज़रूरत है जस्ट, ठीक है ना। मैंने आर एन टर्म मतलब आर एन जो है यहाँ पे 21 डिग्री वाला वो होगा उस तरह से। तो अभी के लिए मैं जस्ट इस तरह लिखता हूँ, बाकी आगे तुम छोड़ भी सकते हो इसको, एंटेंस इसको अभी इग्नोर करो चाहो तो यहाँ क्या रहेगा x की पावर 20 तक जाएगा ना। तो अभी हमने ऐसे अप्रॉक्सीमेट किया कि दिस फंक्शन को इस तरह लिख सकते हैं, 20 डिग्री तक लिखना है। तो बोल क्या रहा है आपसे कि आपको चाहिए a15। अच्छा, इसने नाम क्या रखा है इसका, सो इसको शॉर्ट में अगर आप लिखोगे तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, rth डेरिवेटिव एट 0 अपॉन r फैक्टोरियल r फ्रॉम 0 टू अभी 20, ऐसा मैं रफली लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट करें प्लस सम रिमाइंडर टर्म होगा जिसकी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हमें a15 चाहिए और ये इसका नाम क्या रख रहा है, सो इसका नाम इन्होंने रखा है सीरीज an x की पावर n, या है ना, यहाँ अगर n कर दूं मैं r की जगह तो आपको सिंपल सही रहेगा, है ना। सो ये ऐसा हो गया, और तो इसका क्या मतलब है n फ्रॉम 0 टू 20, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और ये जो हमें लिखा है कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन में जो हमने टेलर पॉलिनोमियल में ब्रेक किया, मतलब टेलर्स पॉलिनोमियल लिखा 20 टर्म का, तो ठीक है ना। यहाँ अच्छा यहाँ x की पावर n है, क्योंकि वहाँ x की पावर n है, तो ये जो an है दिस इज नथिंग बट दिस, यही तो है an, ठीक है। तो an हमारे पास क्या है, सो an वी हैव, सो दिस an इज nth डेरिवेटिव एट 0 अपॉन n फैक्टोरियल, यही है जी। कंपेयर करोगे तो ये क्वेश्चन में दिया है, ये टेलर्स पॉलिनोमियल से आया। हमें पूछा है a15 क्या होगा, तो यहाँ से a15 क्या आएगा, a15 इज 15th डेरिवेटिव एट 0 अपॉन 15 फैक्टोरियल, यही है 15th डेरिवेटिव एट 0 अपॉन 15 फैक्टोरियल। अब निकाल लो इसका 15 डेरिवेटिव, इतना मुश्किल नहीं है, पैटर्न तुम्हें ऐसा नहीं 15 बार डिफरेंशिएट करना, एक पैटर्न मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग यू कैन कंटिन्यू। तो यहाँ जो fx है एक्चुअली दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का क्यूब है, राइट। तो या तो ना कई सारे और तरीके होते हैं, तो एक तो मैं अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दूं तो ये हो गया 1 माइनस एक्स की पावर -3, यही हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर -3। अब इसको हम थोड़ा डिफरेंशिएट करते, तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगी, -3 1 माइनस एक्स की पावर -4 इंटू -1, तो ये प्लस हो जाना है, ठीक है ना, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, पावर का डेरिवेटिव -3 इंटू पावर एक कम हो जाता है -4 और -x, तो 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 प्लस हो गया। डबल डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ आएगा -12 1 माइनस एक्स की पावर -5, चेक कर लो जी, फिर करेंगे माइनस, है ना, 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव तो +12 आ जाएगा। सही चल रहा है। अब आप इसको पैटर्न थोड़ा समझो कि हो क्या रहा है ना, पैटर्न समझते हैं। सो दिस इज समथिंग 3 को हम 3 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 4 इंटू 3 हो रहा है ना। सो दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ जैसे 3 था, दिस वॉज 3 इंटू 4, यही है। अगर थर्ड डेरिवेटिव करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 4 इंटू 5 1 माइनस एक्स की पावर -6, यही होगा, देख लो चलता रहेगा जी, क्योंकि फिर से माइनस आता फिर माइनस बैलेंस हो गया। ओके यहाँ तक। अब इस जो आपको पैटर्न समझ आ रहा है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जनरलाइज कर लो। तो अगर मैं 15th डेरिवेटिव आपको लिख के बताऊं तो क्या मिलेगी, ये थर्ड डेरिवेटिव में 3 4 5 है, सेकेंड डेरिवेटिव में 3 4 है, ऐसे चलता रहेगा ना। जब थर्ड डेरिवेटिव है ना तो वहां पे कितना था, फर्स्ट डेरिवेटिव में -4 है, सेकेंड डेरिवेटिव में -5 है, थर्ड डेरिवेटिव में -6 है, 3 से 17 तक। तो यहां से अगर आप लिखना चाहो 3 4 5 कितने टर्म्स आएंगे, है ना, इसमें टोटल 15 टर्म्स होगा, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव में 1 था,
2 3 15 टर्म्स आएंगे 17 तक। 17 तक। तो ये हो गया, तो ये 15 टर्म्स आएगा। अब 1 माइनस एक्स की पावर में क्या होगी, तो यहां देखो जब 5 तक था तो -6 था, जब यहाँ 4 था तो -5 था, जब यहाँ 3 है तो -4 है, तो यहाँ जब 17 है तो पावर क्या होगा -18। ठीक है, माइनस के साथ इससे जस्ट लार्जर नंबर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर अच्छा हमें अभी क्या निकाला, हमने 15 डेरिवेटिव निकाला जस्ट। इसको तुम फैक्टोरियल में भी हम कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने नहीं किया है कन्वर्ट। अगर आप चाहते तो इसको ऐसा लिख सकते थे हम, देखो मैंने कन्वर्ट नहीं किया ना, अगर हम लिखते चाहे इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना है। सो दिस कैन बी रिटन एज 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 1 माइनस एक्स की पावर -5। इसको आप लिख सकते थे 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 1 माइनस एक्स की पावर -6। और ये जो चीज़ लिखी हुई है दिस इज 17 फैक्टोरियल अपॉन 2 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस एक्स की पावर -18, यही तो है। तो अभी तो ये आ गया आपका 15th डेरिवेटिव, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए A15, हमें चाहिए ये वाली चीज़। सो वी नीड A15, तो मतलब 15 डेरिवेटिव एट 0 अपॉन 15 फैक्टोरियल, तो इसमें 0 रख दो। ये आपने 15th डेरिवेटिव एट x निकाला, तो इसमें 0 रख दो। सो 15th डेरिवेटिव एट 0, तो x को 0 रख दो, तो क्या होगा ये कैंसिल, तो ये हो गया 17 फैक्टोरियल अपॉन 2। हमें चाहिए A15, सो A15 का फॉर्मूला है, डिवाइड कर दो इसको। सो A15 इज 17 फैक्टोरियल अपॉन 2 होल अपॉन 15 फैक्टोरियल। 17 फैक्टोरियल को 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल अपॉन 2, 136। सो ये कट जाएगा, तो ये क्या आएगा 136। 136। चेक कर लो बाकी लोग। सो इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं 8, ठीक है, तो 136 इज द आंसर। बाकी लोग चेक कर लो, किसी को क्वेरी है तो पूछो, डाउट है तो पूछो। सो 136 ए इज द आंसर। ठीक है, तो सिंपली जैसे टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखते हैं, सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स होता है, पॉलिनोमियल में फाइनाइट पे स्टॉप करना है। जैसे इन्होंने कहा कि इस पॉलिनोमियल को टेलर्स पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना है 20 डिग्री का, तो 20 डिग्री तक गए हम लोग। 12 में क्या है, 12 में एक्चुअली यहाँ पे एक रिजल्ट ये है कि एक हम लोग थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट होता है जो कि आप एज अ थ्योरम याद रख सकते हो। सो हो गया क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/2, मतलब फर्दर इसको प्रूफ किया जा सकता है, दिस अपॉन ln n, इसकी लिमिट 1 आती है, ठीक है ना। सो दिस इज अ रिजल्ट दैट यू कैन रिमेंबर। जैसे आप बहुत सारे रिजल्ट आपको याद होगा, जैसे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n इसकी पावर n, है ना, ये e होता है। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। सो इस तरह से आप ये रिजल्ट याद रख सकते हो, दिस यू कैन रिमेंबर। सर एक और सिंपल वे है, जैसे 1 + 1/2 का समीशन 1/n कर सकते हैं ना, 1 से n तक, और ln n का इंटीग्रेशन 1 to n 1/x, तो ठीक वो है, दोनों तो इक्वल ही होता है अप्रोक्स, तो कैंसिल हो जाएगा 1। अच्छा, तो मतलब इंटीग्रल टेस्ट टाइप के लगा के, है ना। जैसे दोनों सेम ही होता है अप्रोक्स, तो हाँ वो हाँ हाँ 1 देगा वैल्यू। हाँ हाँ, वो 1 आ जाएगा। तो ये सिंपल है, उसका प्रूफ भी लिख सकते हो, तुम कह रहे हो, बस और भी तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो है कि हाँ वो इंटीग्रेशन 1/x टाइप का हो गया ना। सही कह रहे हो। एनीवे जो भी है, तो इसको यूज़ कर लो तत्काल। और बाकी जो पाई एन अपॉन ई, पाई एन प्लस ई की पावर एन है, तो इसमें क्या करना है, इसकी पावर 1/n। तो यहाँ थोड़ा ये ट्रिक है कि जो लार्जर नंबर है उसको कॉमन ले लो। तो लार्जर नंबर क्या है, पाई, और ई में पाई 3.14 अप्रॉक्स, ई 2.71, तो इसमें पाई बाहर निकाल लो, है ना। तो पाई की पावर n बाहर आएगा, पावर 1/n है तो पाई बाहर आएगा, और ये 1 + e अपॉन पाई, इसकी पावर n रहेगी, इसकी पावर 1/n। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो कई सारे अप्रोच हैं, है ना। क्या करना चाहोगे भाई, इसका लिमिट तो 1 हो जाएगा ना, ठीक है ना। 1 की पावर 0 1। हाँ, तो 1 की पावर अभी n को इन्फिनिटी रख लो, तो n को इन्फिनिटी रखोगे तो पाई इंटू 1 +
ई अपॉन पाई लेस देन 1 है, लेस देन 1 की पावर इन्फिनिटी 0 और 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो ये आ गया पाई। तो फाइनली इसका आंसर जो आ गया, ये तो इन रेशियो जो है दिस एंड दिस, इसका आंसर हो गया 1 और डिनोमिनेटर आ गया पाई। ठीक, तो वो 1 और ये पाई, तो आंसर 1 बाई पाई। सही है, देख लो, तो यही है, इससे आ जाएगा। जैसे अगर तुम जैसे यहाँ पे 1/n, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो इंटीग्रल टेस्ट क्या कहता है, दिस विल कन्वर्स टू, लेकिन वो तो ठीक है ना, उससे मतलब आ जाए, उससे चलो प्रूफ प्रूफ देख सकते हो, लेकिन रहने दो, अभी इसको याद रखना बस, इससे हो जाएगा। तो अभी हमने कौन कौन से सॉल्व किए, 12, 14, 16, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, तो 12, 14, 16 सॉल्व किए, तीन ही क्वेश्चन सॉल्व किए। अगला क्या है जी, 24 एंड 32। सो 24 24 क्या कह रहा है, 24th क्वेश्चन इज let x follows बीटा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर m and 2। तो बीटा मतलब बीटा फर्स्ट काइंड, ठीक है। सो x का डिस्ट्रीब्यूशन है बीटा, बीटा मीन्स बीटा फर्स्ट काइंड, m कॉमा 2, और आपसे पूछ रहा है, ये भी बता रखा है कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1/2 वो 1/2 है। अच्छा, तो वेरिएंस x क्या होगा, तो इस कंडीशन से m नहीं आ जाएगा, यहाँ से अगर पीडीएफ लिखेंगे, सो पीडीएफ ऑफ x इज अभी के लिए 1/बीटा फंक्शन m,2 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर 2-1 x बिटवीन 0 and 1। ठीक है जी, देख लो बीटा जो है डिस्ट्रीब्यूशन, उसका इंटीग्रेशन। अब आपको मीन दे रखा है, तो ये इंटीग्रेशन कर पाओगे तो आसान है। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करोगे इसका तुम 0 से हाफ में, तो क्या आंसर आएगा, जैसे x की पावर m-1 1 माइनस एक्स डी एक्स, और अभी ये रहने दो फंक्शन इसका अभी बीटा m,1, तो दिस इज हाफ। इसको जरा इंटीग्रेट करो भाई, क्या आता है, ऐसा यहाँ ये बता रहा है कि मीडियन इसका है ना, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना, मीडियन हाफ है। तो इंटीग्रेट कर पाओगे, इसका क्या इंटीग्रेशन हो गया आएगा, 0 से हाफ में इंटीग्रेट करना है, ये है। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो चाहो तो इसको जब इसको मल्टीप्लाई कर लो, बीटा को इधर भेज देता हूँ मैं, तो 0 to हाफ ये आपके पास आ जाएगा, x की पावर है ना, अलग अलग कर लो, m-1 माइनस एक्स की पावर m, यही होगा, उसको मल्टीप्लाई कर लो, एंड dx, और दिस इज इक्वल टू बीटा, तो बीटा और गामा में भी ला सकते हैं ना, अभी बीटा m,1 लिख दिया, 2 होगा ना, m,2 था ये, सो बीटा m,2 एंड अपॉन 2, इसको इंटीग्रेट करके देखो क्या आता है, फिर इस इक्वेशन से सॉल्व करके आएगा, हो जाएगा। अच्छा, m+2 इज इक्वल टू 2 की पावर m, ओके। तो अब आप बताइए आगे क्या होगा, विच नंबर सेटिस्फाई दिस कंडीशन, हाँ ऐसा कुछ आ रहा है, m+2 इज 2 की पावर m, तो ये तो है ना, सॉल्व कर लेंगे आप लोग, तो यहाँ से आ जाएगा x की पावर m माइनस है ना अपॉन में m माइनस एक्स की पावर m+1 अपॉन m+1, वैल्यू है 0 से हाफ, दिस इज बीटा m,2 अपॉन 2।
आगे इंटीग्रेट करो। सो आगे जो इंटीग्रेट होके आएगी है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या होगा जी, हाफ की पावर m अपॉन m माइनस हाफ की पावर m प्लस वन अपॉन m प्लस वन। अभी मैं राइट वाले का नहीं खोल रहा हूँ, इसको ओपन कर सकते हैं गामा के टर्म में, लेकिन ठीक है अभी देखते हैं आगे क्या ज़रूरत पड़ती है। तो कैलकुलेशन बस चेक करना, ठीक है, मैंने सही इंटीग्रेशन किया है। सो जीरो रखने में जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे कॉमन क्या है इसमें, लेफ्ट साइड में अगर तुम कॉमन निकालोगे तो हाफ की पावर m कॉमन है लेफ्ट साइड में, तो ये होगा 1/m माइनस 1/2, क्योंकि m कॉमन ले रहे हैं, m प्लस वन, यही है। एंड दिस इज, अगर तुम बीटा को ओपन करना चाहो तो बीटा को चलो ओपन कर देते हैं, तो ये होगा गामा m गामा 2 अपॉन गामा m प्लस 2, यही है। नाउ ये हो गया हाफ की पावर m, और इसमें क्या कर सकते हो तुम, ओके यहां तक देख लो। तो अभी मान लो 2m m प्लस वन एलसीएम ले लिया, जब कहा ना 2 तो चलो बाद में कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, अभी आप यहाँ से आपको कैंसिल करोगे ना, m कैंसिल होगा, सो 2m प्लस 2 माइनस m, ये हो जाएगा। एंड दिस इज गामा m, अभी रहने दो, गामा को इसके टर्म में ला सकते हो हालांकि, है ना, गामा को कैंसिल कराना तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी रहने दो चलो। गामा m, गामा 2 कितना होता है 1 फैक्टोरियल, तो ये हो गया। इसको ब्रेक करोगे, गामा अल्फा का क्या फॉर्मूला है, तो गामा अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, वन फैक्टोरियल। नहीं नहीं, वो फैक्टोरियल तब होगा जब भाई इंटीजर होगा, हाउ डू यू नो इट इज इंटीजर, वैसा थोड़ी होता है, यही तो तुम्हें ठीक से समझना है, अभी भी कंफ्यूज हो। n-1 फैक्टोरियल ये तब है जब n नेचुरल नंबर है, ऐसे थोड़ी है कि 1/2 रख दोगे तब भी 1/2 का फैक्टोरियल कर दोगे तुम, उसको ठीक से समझो अभी। वो सिर्फ तब है जब वो नेचुरल नंबर होगा, ऐसा थोड़ी है कि फ्रैक्शन में भी तुम फैक्टोरियल में ब्रेक कर दोगे तुम। 1/2 का फैक्टोरियल क्या होगा, ऐसा थोड़ी है कि मान लो अल्फा अगर 1/10 है तो तुम वैसे ब्रेक कर दोगे, ठीक से समझो, ये सब यही सब है ना, प्रॉब्लम प्रैक्टिस से यही समझ आता है कि कहाँ क्या गलती नहीं करनी है। सो एक फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। इसको और ब्रेक करोगे तो अभी मुझे एक्चुअली गामा m प्लस 2 को ब्रेक करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं m प्लस 1 गामा, ये फॉर ऑल अल्फा मोर देन इक्वल टू 1 के लिए रूल है, ठीक है। वो नेचुरल नंबर के लिए, यहाँ रियल नंबर के लिए है, तो यहाँ रहेगा गामा m प्लस 1। इसको एक बार और खोलोगे तो m प्लस 1, ये हो जाएगा m गामा m, यहाँ तक ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा, इस फॉर्मूले से, नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला है, और यहाँ पे कोई अल्फा रियल नंबर हो सकता है जो कि मोर देन 1 है, तो ये तुम्हें ठीक से समझना है अभी। तो देखो ऐसा लिख सकता हूँ, तो गामा m प्लस 2 को वी कैन राइट m इंटू एम प्लस 1 गामा m, तो ये m इंटू एम प्लस 1 गामा m। अच्छा एक हाफ मैंने यहाँ पे खा गया है ना, ये हाफ है, इसको मैं मिस कर रहा हूँ, मतलब छोड़ रहा हूँ, तो उससे आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है भाई, ध्यान दो, इसलिए कह रहा हूँ कैलकुलेशन चेक करो, ठीक है यहाँ तक। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ तुम भी खुद अपना कैलकुलेशन करो, आगे तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा क्या आंसर आना चाहिए। अब तुम ये सोचोगे जो लिख रहे हैं सर सही लिख रहे हैं, फिर तो हो गया, तुम भी साथ में सॉल्व करो। तो यहाँ से क्या होगा, अभी अभी एक हाफ था ना, यहाँ पे ये 2 था, तो ये 2 मैंने अभी मिस कर दिया था, ओके, तो यहाँ पे 2 आएगा। अब देखो ध्यान से, 2m m प्लस 1 ये तो कट गया, गामा m कट गया, तो बचा क्या, अभी बचा है हाफ की पावर m इंटू, जैसे बता रहे थे ना, यहाँ से क्या आएगा 2m माइनस m, m प्लस 2, दिस इज 1। अब यहाँ से ये बताओ, तो m प्लस 2 इज इक्वल टू, अच्छा ये 2 की पावर m हो गया, यही ना, ओके। तो अब ये कैलकुलेटर का हेल्प ले सकते हो तुम, यहाँ से ले सकते हो कि नहीं, तुम्हें क्या करना है, हमें चाहिए वेरिएंस। अच्छा वेरिएंस का फॉर्मूला ऐसे क्या आता है इसका,
व्हाट इज हिट फॉर्मूला? एंड Excuse me, ट्रायल से sir. 2 आ रहा है। हाँ, Hello, excuse me, sir. क्या होगा? हेलो। हाँ हाँ हाँ। जी सर, मैंने आपके व्हाट्सएप पे सोल्यूशन अरे भाई क्या बोल रहे हो? और पेशेंस रहो, पहले कंप्लीट कर लेते सोल्यूशन, फिर बात करते हैं। सर हिट एंड ट्रायल से m की वैल्यू 2 आ रही है, 2 रखने पे सेटिस्फाई कर रही है, और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा। हम्म। हाँ, m बराबर 2 रखने पे सेटिस्फाई कर रही है। अच्छा, सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे क्या हाँ, चाहिए? तो इसमें देखो, इसमें वही m की क्या वैल्यू है, ऐसे ही देख सकते हो तुम कि व्हाट वैल्यू ऑफ m विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो 2। लॉग भी ले सकते हो या m वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 के अलावा और कोई वैल्यू आएगी? दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है। वैसे तुम समझो कि लाइक x प्लस 2 बराबर 2 की पावर x, अगर ग्राफ बनाओगे ना तो x y बराबर x प्लस 2 है ना, तो कहीं ना कहीं इस तरह से होगा। और एक्सपोनेंशियल क्या होता है? e की पावर x, m तो पॉजिटिव है तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से कटेगा, है ना। तो यहां पे एक ही सॉल्यूशन, क्योंकि m तो पॉजिटिव है तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, वो 2 आएगा। मैं ग्राफिकली इसको सॉल्व करके बता रहा हूं कि वैसा करोगे तो m2 आ गया, एंड m की वैल्यू 2 आ गई, 2 की पावर 2, 2 प्लस 2। अब वेरिएंस का फॉर्मूला कितना होता है इसका? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा वाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। जी, पुट कर दो, जिनका डाउट है पुट कर दो। तो अब आपको मिल गया, अल्फा की जगह हमारे पास m था, बीटा की जगह 2 है, तो m है। देखो, जो कि दूसरा अप्रोच भी था इसका, ये तो मैं पूरा सॉल्व करके दिखाया हूं। दूसरा अप्रोच ये है कि, है ना, तो इसमें जो x का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बीटा 2,2 हो गया, ठीक है, बीटा 2,2 है। यहां एक्चुअली बोला था मीडियन हाफ है, तो मीडियन हाफ कब होता है किसी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का? ये एक रिजल्ट भी है। सिमेट्रिक हाँ, होता है, तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक अबाउट हाफ होगा, और ऐसा तभी होगा जब दोनों इक्वल होगा। तो एक तो ये लॉन्ग अप्रोच हुआ, इससे आप सॉल्व करके आंसर निकाल लो, है ना। तो एक ये लॉन्ग अप्रोच है जिससे आपका आंसर आएगा, पुट कर लो इसमें, तो 2 2 4 4 4 जो 16, और है ना कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 1 5, देख लो। सो तो ये आ गया, तो ये आ गया कितना, 1/20 इस तरह से। तो अभी के लिए मैंने अज्यूम नहीं किया कि वो इंटीजर है, ठीक है ना, हमने ऐसे ही सॉल्व किया, बाद में वो अल्टीमेटली इंटीजर आ गया, दैट्स फाइन, ठीक है। तो इनिशियली हमने ये अज्यूम नहीं किया कि वो इंटीजर है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। अरे भाई क्या बोल रहे हो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, बताओ। जी सर, मैंने व्हाट्सएप पे आपको सोल्यूशन भेजा, आप एक बार चेक कीजिए क्या वो सही है, क्योंकि यहाँ पे मीडियन गिवन है, तो बीटा तो सर हमारे पास सिमेट्रिक होता है, तो मीन तो 1/2 ही होगा ना सर। हाँ, तो वो तो मैं कह ही रहा हूँ, दूसरा अप्रोच वो है, वो तो मैं भी बता ही रहा हूँ तुम्हें कि सेकेंड अप्रोच ओके होगा सर, ओके सर। कि एक थ्योरम है कि सिंपली, सो एक लेंदी अप्रोच ये है, शॉर्ट का अप्रोच ये हो गया कि मीडियन अगर किसी, है ना, मीडियन क्या नंबर होता है जिसके अबाउट, है ना, सिमेट्रिक होता है रैंडम वेरिएबल, ये कॉन्टिन्यूअस है। सो मीडियन अगर रैंडम वेरिएबल का हाफ है तो ये मतलब मीन भी हाफ ही होगा अगर एग्जिस्ट करती, तो बीटा में तो मीन एग्जिस्ट करती है। सो दिस इज हाफ, ऐसा तभी होगा, मान लो मीडियन ऐसा है, सो दैट इज ऑल्सो फाइन। सो एक्स हैज डिस्ट्रीब्यूशन बीटा, मान लो अभी के लिए m, n सच दैट कि बोल रहा है विथ मीडियन 1/2, और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में जो मीडियन होगा वही मीन होगा, है ना, अगर मीन एग्जिस्ट करती है तो। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जो कि सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक में, तो ये सिमेट्रिक तभी हो सकता है, तो ऐसा तभी होगा देन m इज इक्वल टू n होगा। तो इस थ्योरम को अगर तुम यूज कर लोगे तो इससे भी आंसर आ जाएगा। तो अभी मैंने ये यूज नहीं किया, अभी आपको प्रूफ करके दिखाया था, डायरेक्टली जो हम कर रहे थे वो इसका प्रूफ कर रहे थे। अगर याद है तो डायरेक्टली यूज करो, इससे आंसर आ जाएगा। तो ये इजियर होगा एग्जाम में यूज करने के लिए, है ना, यू कैन यूज दिस मेथड और उससे आंसर यही आएगा कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन इसका मीडियन हाफ है, तो इसका मतलब मीन भी हाफ ही होगा, एंड देन, है ना, m और n इक्वल आएगा, तो उससे डायरेक्टली क्या आ जाएगा। तो इतना जो हमने प्रूव किया ये आपको नहीं करना पड़ेगा, पहले स्टेप में ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से इसने बोला है कि मीडियन हाफ है, तो इसका मतलब m 2 के इक्वल है, तो इतना नहीं करना पड़ा, फिर सीधा सीधा आप यहाँ से वेरिएंस निकाल लो, है ना, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा सेकेंड मेथड से।
सो इससे पुट करोगे तो यहाँ से डायरेक्टली आपका 1/20 आया था, 20 आ जाएगा। तो ये ईजियर होगा। तो एग्जाम में आपको वो तरीके लगाने जो आसान हो। तो थ्योरम्स हमारे लिए इसलिए बनाए जाते हैं सो दैट आप डायरेक्टली यूज कर सको और कम टाइम में वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। तो दिस वाज लेंदी अप्रोच, जिनको नहीं फॉर्मूला पता है उनके लिए, बाकी आप शॉर्टकट कर सकते हो। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे 24। तो नाउ 25, 27 जो लोग सॉल्व करके आओ एक बार सारे डाउट लिखो। ये नहीं कि जो क्वेश्चन दिखे स्क्रीन पे वही पूछ लिए, है ना? तो उससे फिर मैं एक भी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा तुम्हारा, क्योंकि यहाँ पे टाइम पास नहीं करना है। जो बच्चे सॉल्व करके आए डाउट सिर्फ वही पूछेंगे, जो सॉल्व करके नहीं आए अभी क्लास लीव करके जाके सॉल्व करो, और जब डाउट सॉल्व हो जाए तो डाउट पूछना, और नहीं तो चुपचाप देखो जो मैं कर रहा हूँ। जो बच्चे डाउट पूछ रहे हैं उनका चुपचाप देखो, जो सॉल्व करके नहीं आए हो। जो सॉल्व करके आए हो वो डाउट पूछो। ठीक है जी। सो और सॉल्व करके आओ तो एक साथ सारे डाउट पोस्ट करो अगर सॉल्व करके आए हो तो, सो दैट बार बार ऐसा नहीं है कि मैं आगे 40 सॉल्व कर रहा हूँ फिर तुम्हारे 10 में डाउट आ जाए, तो दैट आई डोंट लाइक, है ना? तो अगर तुम क्लास से पहले तुम्हें पता है PYQ डिस्कशन चल रहा है, तो तुम्हें खुद ही 2024 से 2005 तक के सारे पेपर एटलीस्ट ट्वाइस, थ्राइस, फोर्थ, फिफ्थ, कितनी बार 10 बार कर सकते हो कर लो, सो दैट फिल्टर हो जाएगा कि तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता। जो नहीं आता उसको सीखो, ये चीज़ें हैं। सो X1, X2, X3 हमारे पास IID यूनिफॉर्म 01 है। तो इसके दो अप्रोच हैं, एक तो है ना उससे भी कर सकते हो, लेंदी अप्रोच से जाओगे तो यहाँ से ये हो सकता है कि X2 + X3। सो एक ये भी अप्रोच है 1। अब मान लो यहाँ पे मैं DX1, DX2, DX3 ऐसा कर दूं, तो एक तो ये तरीका है, चूंकि X1, X2, X3 यूनिफॉर्म 01 में है, तो X1 की वैल्यू स्टार्ट हो रही है X2 + X3 से और मैक्सिमम 1 तक जा सकती है। X1 इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। अब इसका हम प्रोजेक्शन ले लेंगे X2, X3 एक्सिस में। सो विल टेक प्रोजेक्शन इन द एक्सिस X2, X3, और X2, X3 में जब प्रोजेक्शन लेंगे तो X1 को 0 रख देंगे, सॉरी, तो X1 को 0 नहीं, मैं उसको पहले X3 करता हूँ। सो हमें क्या करना है पहले, इट्स बेटर टू कंसीडर, ठीक है यहाँ तक। अगर ऐसा करो तो X1 ही 0 हो जाएगा, तो क्या वैल्यू होगी फिर, तो X2 + X3 हैज़ टू बी बिटवीन 0 and 1, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक ये भी तरीका है, अगर X2, X3 में अगर मैं प्रोजेक्शन लूँगा, सो ये मान लो X2 एक्सिस है, ये X3 एक्सिस है। सो X1 को मुझे और 0 कैसे रखेंगे, तो उससे तो प्रॉब्लम हो जाएगा 0 से 0, तो मुझे लगता है कॉम्प्लीमेंट ले करते हैं, ज़्यादा आसान सही रहेगा। सो जब हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, क्योंकि ना वैसे इसका प्रोजेक्शन क्या आएगा 0, 2, तो फिर मुझे लगता है ना प्रोजेक्शन जब लेंगे लेस देन है तो 1 पे जाना पड़ेगा हमें, तो इट्स बेटर या तो 0 to 1 करूँ, या आसान रहेगा मैं कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ, नहीं तो X3 पहले करके करूँ तो भी तरीका है, X2 + X3 बिटवीन 0 and X1। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ। दो तरीका, एक शॉर्टकट भी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के कर सकते हो, क्योंकि यूनिफॉर्म है ना, इनफैक्ट IID है तो उसके अकॉर्डिंग ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए देखो थोड़ा लेंदी वे में जाते हैं। तो 1 - X1 लेस दैन X2 + X3 ये है। अब ठीक है, नाउ इट्स फाइन। सो 1 - अब मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूँ, तो ये ज्वाइंट PDF तो इसका 1 होगा, एंड DX1, DX2, DX3। सो X1 की लिमिट क्या है, अब ये 0 से लेके X2 + X3 तक। फिर अब हम लोग प्रोजेक्शन लेंगे X2, X3 एक्सिस पे, तो प्रोजेक्शन आएगी X2 + X3 मोर देन 0 लेस देन 1, तो ये 1 है, ये 1 है, तो X2 + X3 मोर देन 0 लेस देन 1 ये आएगा, दिस रीजन विल बी, और वो 0 से 1 में था, तो मोर देन 0 लेस देन 1, क्योंकि ऑब्वियसली अच्छा ये मोर देन 0 लेस देन क्या हो सकता है, X2 + X3 का रेंज क्या होगा, वैसे तो 2 तक जा सकता है ना, बट X2 अलोन कैन नॉट गो बियॉन्ड
1 है ना, बियॉन्ड 1 तो जा नहीं सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, आएगा, इससे भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा लिमिट सोचना पड़ेगा। तो दूसरा अप्रोच भी है हमारे पास, दैट इज़ द ईजियर वे, दूसरा अप्रोच है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, लेट से मैंने क्या किया है कि x2 प्लस x3, वैसे तो x2 प्लस x3 का रेंज तो है ना ये रहेगा 1,1, और वैसे x2 प्लस x3 का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। एक काम ये कर सकते हैं कि इसका रेंज वैसे तो 0 से 2 हो जाएगा, क्योंकि 0 से 1 0 से 1, बट ध्यान ये भी रखना है कि x1 इज बिटवीन 0 एंड 1, मतलब x2 प्लस x3, और x3 इज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है ना। और सम मतलब 0 से 1 0 से 1, सम लेस देन क्या होगा, 2 होगा। क्योंकि इसको तुम अगर लिखते, ये तो मोर देन 0 था, है ना, एंड दिस इज लेस देन 1, तो ये तो ठीक है ना, दिस इज लेस देन 1। तो जब मैंने कहा कि हमने जब शुरू में लिमिट लिए, तो हमने अगर शुरू में लिमिट लिए तो क्या होगा, यहाँ से x1 जब मैं कह रहा था ना, क्योंकि इससे ना आपको देखना पड़ेगा x2 x3 की लिमिट क्या लोगे, तो यहाँ से जब 0 रख रहे हैं तो 0 से लेस देन क्या होगा, तो इस बेटर आई थिंक वही सही है, इससे ही कर देता हूँ। मतलब कई सारे अप्रोच हो सकते थे, एक तरीका मैं इससे अभी लिख देता हूँ। चलो यहाँ से जब हम लिख रहे थे ना 1 dx1, तो dx1 की लिमिट कितनी है, x2 प्लस x3 से 1, एंड देन x1 गायब करते हैं, dx2 dx3, ठीक है वो अब सही है। तो यहाँ से x1 का काम हो गया ना, x1 की लिमिट हमें लिख दिया, तो हटा देंगे उसको। तो अब हमारा रीजन है x2 प्लस x3 बिटवीन 0 एंड 1, तो x2 प्लस x3 बिटवीन 0 एंड 1, इस वाले रीजन पे आपको इंटीग्रेट करना है। तो क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट करो। सो जब आप इस वाले रीजन पे इंटीग्रेट करोगे, तो अगर मैं x2 या x3 की लिमिट लिखूं, x3 ना, x3 के पहले ड्रॉ किया, या x2 की लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, तो ये होगा 0 to 1 माइनस, अगर x2 को लिख रहा हूँ x3, और 0 to 1, इसको इंटीग्रेट करके देखो क्या आता है, x2 प्लस x3 से 1, x1 की लिमिट थी, x1 का प्रोजेक्शन ले लिया हमने, x1 हटा दिया, सो x1 को हमने हटा दिया इसमें से। अब ये हो गया x2 प्लस x3 बिटवीन 0 एंड 1, है ना, क्योंकि ये मोर देन 0 होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, और x1 से छोटा है, x1 इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 होगा। एंड नाउ x1 को हमने इग्नोर किया, बिकॉज x1 की लिमिट ले ली ऑलरेडी, तो अब है x2 प्लस x3 बिटवीन 0 एंड 1, तो इस रीजन में मैंने लिया x2 प्लस x3 दिस। तो फाइनली इसको जरा आप लोग इंटीग्रेट करके देखो, तो ये आएगा 1 माइनस x2 प्लस x3 dx2 dx3 बिटवीन यहाँ 0 to 1 माइनस x3 एंड देन 0 to 1, यही है। इसको इंटीग्रेट कर लो। दूसरा अप्रोच है, तो ये डिफिकल्ट अप्रोच है, इससे इजी अप्रोच दूसरा वाला होगा। जो इजियर अप्रोच है वो ये है कि सिंस ये आईआईडी है, सो आईआईडी वाले केसेस में क्या होगा, स्पेशली यूनिफॉर्म भी है, तो आप इस तरह का देखो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सो x1 में भी 3 फैक्टोरियल, मोर देन x2 प्लस x3, x1 में भी लेस देन x2 प्लस x3, या x2 में भी मोर देन x1 प्लस x3, या x2 में भी लेस देन x1 प्लस x3, या x3 में भी लेस देन x1 प्लस x2, x3 में भी मोर देन x1 प्लस x2। तो ये टोटल 6 पॉसिबिलिटी है ऑफ दिस काइंड। तो ये समझ लो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मतलब सैंपल स्पेस हो गया, एंड दे वांट यू टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन, यही ना, कितना आएगा जी, तो इसका क्या आंसर आएगा, यही पूछ रहा ना,
x1 मोर देन x2 प्लस x3। इसका इंटीग्रेट करके आया किसी का आंसर? चेक करो एक बार, सॉल्व करके बताओ क्या आंसर है। इसका आंसर क्या है? सर ये शॉर्ट वाला मेथड से तो 1/6 आ जाएगा, वही आंसर है, क्योंकि फेवरेबल तो एक ही है, टोटल 3 फैक्टोरियल। इसको भी आना चाहिए 1/6 ही आना चाहिए इस तरीके से भी, अगर ये सही अप्रोच है तो 1/6 ही आना, क्योंकि तरीका हम कोई भी अप्लाई करें, मतलब वे कोई भी हो, आंसर सेम होना चाहिए, ये नहीं तो कुछ गड़बड़ है ना। सो आई थिंक वही सेम ही आना चाहिए। सो यहाँ से अगर आप फाइंड करेंगे, सो x1 इज मोर देन x2 प्लस x3 इज 1 आउट ऑफ 6, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 हो गया। तो दिस इज द आंसर। और यहाँ से भी आई होप 1/6 ही आएगा। इंटीग्रेट करके क्विकली चेक कर लो। उसके लिए इंटीग्रेशन ठीक से आना चाहिए सॉल्व करना, है ना। तो ये तरीका भी है, ये तरीका भी है, जो भी है ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, सॉल्व करके देखना, नहीं तो फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा 26 डिस्कस कर रहे थे? 26 के बाद 26 डाउट था किसी का? कौन सा डिस्कस कर रहे थे? नहीं 25 डिस्कस कर रहे थे ना। 27, सो 24 हो गया ना। ये सब डायरेक्ट थ्योरम है, तुम याद रख सकते हो। अगर याद नहीं है तो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर तुम्हें याद रखोगे तो इजी रहेगा। सो अभी के लिए मैं कैलकुलेट कर सर देता हूँ। 0 आंसर आ रहा है उसका। किसका? इसका? नहीं सर, जो पीछे वाला 25 का इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद। नहीं 0 तो नहीं आना चाहिए। 0 तो नहीं आना चाहिए। 0 कैसे आएगा? कुछ तो आएगा आंसर ना, 0 क्यों आएगा? 1/6 आ रहा है सर। 1/6 आ रहा ना, क्योंकि 0 तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होगी, है ना। तो इंटीग्रेशन ठीक से करना पड़ेगा आपको। जस्ट ये है 1/6 ही आ रहा है ना। ठीक से इंटीग्रेशन कीजिए, क्योंकि ट्रिपल इंटीग्रेशन है। सो आपको केयरफुली इंटीग्रेट, तो 1 था तो जस्ट x1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक ये हो गया। अब इसमें x2 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, x3 को कांस्टेंट अज्यूम करके। तो अगर मैं एक स्टेप और सॉल्व करूं, तो जैसे 0 to 1 x2 के रेस्पेक्ट में, तो ये होगा x2 माइनस x2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x2 x3, ये है। अब x2 की लिमिट क्या है? 0 से 1 माइनस x3, फिर जो बचेगा dx3। अब जहां जहां x2 दिख रहा है आपको, वहां रखिए आप 1 माइनस x3। तो x2 के प्लेस पे आप 1 माइनस x3 रखिए, एंड देन आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो वापस फिर x3 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा इस तरीके से, है ना। x2 के प्लेस पे आप 1 माइनस x3 रखो, सिंप्लीफाई करो पहले, फिर x3 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, ठीक है। तब जाके हो जाएगा। चलिए ठीक है, इस पे आते हैं। सो -1 and 1 बी द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 फ्रॉम दिस। तो हमारे पास रैंडम सैंपल साइज 2 का है, तो जो लाइक्लीहुड फंक्शन होगा वो ज्वाइंट पीडीएफ होता है। सो fx at x1 fx at x2, क्योंकि दो ही रैंडम सैंपल, तो ऐसे ही नॉर्मली सॉल्व कर देते हैं। और आपको x1 x2 भी ऑलरेडी गिवन है, तो पहले पुट कर जाओ तो वैल्यू पुट भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि लाइक्लीहुड फंक्शन है ज्वाइंट पीडीएफ एज ए फंक्शन ऑफ पैरामीटर। तो सिंपल अगर इसका पुट करोगे 1/2 पाई थीटा थीटा, है ना। सो रूट अंडर थीटा 1 सिग्मा e की पावर -12 x माइनस, तो जैसे x1 माइनस थीटा अपॉन, तो एक काम करो होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर होता है ना, थीटा आ जाएगा। सिग्मा स्क्वायर एक म्यू है, ये है थीटा, सिग्मा स्क्वायर भी थीटा है, ठीक है। यहाँ पे म्यू इज थीटा एंड सिग्मा स्क्वायर इज थीटा। सो बेटर है 1/2 थीटा आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो यू कैन राइट 1/2 थीटा। ये पहले वाले का पीडीएफ, यही पीडीएफ दूसरे वाले का भी, जैसे यहाँ x2 होगा, तो अगर इसी को मैं एडिशन में लिख दूं तो यहाँ आ जाएगा x2 माइनस थीटा का होल स्क्वायर। ये ज्वाइंट पीडीएफ है, आप ये समझो ये प्रोडक्ट था, है ना। तो आप ऐसा समझ लिखते हैं जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं। सर फिर ज्वाइंट में वहाँ पे एक और थीटा आएगा,
√2 पाई पे, हाँ हाँ, यहाँ पे √2 पाई इंटू थीटा स्क्वायर, रूट स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि एक और अच्छा ऐड अच्छा, है हाँ ना। अभी दो टर्म था ना प्रोडक्ट में, अच्छा तो इसका स्क्वायर कर देंगे ना, ठीक है। अब सो यहाँ से मैं ये कह रहा हूँ प्रोडक्ट है ना, तो ये हो जाएगा सो fx1 fx2, सो fx1 इंटू fx2, तो fx1 लिखा था fx2, तो e वाला पावर ऐड हो जाएगा, कोइफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब बाहर जो नंबर है, ठीक है, 1/√2 पर यही दो बार आएगा। अब सही है, तो यहाँ से आपके पास आ गया 1/2 इंटू थीटा एंड e की पावर -1/2 थीटा। अच्छा x1 x2 पुट कर दो चाहो तो, x1 x2 गिवन है ना, x1 की वैल्यू -1 है, x2 की वैल्यू 1 है, ये ऑब्जर्व वैल्यू है रैंडम सा, फिर एम पूछ रहा है, हालांकि इसका डायरेक्ट थ्योरम भी है, मैं पूरा डिराइव कर रहा हूँ, थ्योरम यूज करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। सो लेकिन जरूरी नहीं हर बार आपको स्टेटमेंट याद हो, तो नहीं याद है ड्राइव करना पड़ेगा, ठीक है। सो एक हो जाएगा, अगर -1 रख दोगे तो -1 प्लस थीटा होल स्क्वायर, और एक हो जाएगा 1 -1 माइनस थीटा, एक बार x1 को -1 रख दो तो -1 माइनस थीटा होल स्क्वायर एंड 1 माइनस थीटा होल स्क्वायर, ये आ गया लाइक्लीहुड फंक्शन एट द एंड। अब क्या होता है लाइक्लीहुड फंक्शन, हमें थीटा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, तो लाइक MLE क्या होता है, MLE इज द वैल्यू ऑफ थीटा दैट मैक्सिमाइजेज लाइक्लीहुड फंक्शन। तो एक नॉर्मल फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है जो कैलकुलस का है, अब आपको इसको मैक्सिमाइज करना है, कैसे करते हैं कैलकुलस में मैक्सिमाइज, सेम तरीके से आप मैक्सिमाइज कीजिए। तो लॉग लेना चाहो लॉग ले लो, जैसे लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन कंसीडर करते हैं ना, सो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन ले लो, सो लॉग लोगे तो ये 1/2 की तरफ है, तो माइनस लॉग 2 माइनस लॉग थीटा, फिर -1/2 थीटा, इसको खोल लो तो ये तो 1 प्लस थीटा होल स्क्वायर है, ये 1 माइनस थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे वही हो जाएगा, सो 1 प्लस थीटा होल स्क्वायर 1 माइनस थीटा होल स्क्वायर, तो क्या होगा 2 + 2 थीटा स्क्वायर, चेक करो। सो ओके ना, कैलकुलेशन देख लो, ठीक है। ठीक है यहाँ तक। यस सर। अब क्या करेंगे हम लोग कि सिंपली, अब आप क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर लीजिए इसको, नया नाम दे दीजिए इसको, चाहे तो स्मॉल l थीटा लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। अब आप सिंपली या थोड़ा और यहाँ सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, तो ये स्मॉल l थीटा इज माइनस लॉग 2 माइनस लॉग थीटा, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 2/2 थीटा 1 थीटा माइनस 2 थीटा स्क्वायर अपॉन 2 थीटा थीटा, ओके। अब क्या करेंगे आप, सो जस्ट आप डिफरेंशिएट कर लो इसको, सो मतलब सिंपल, ये कैलकुलस में एक फंक्शन है जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है, सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन द लाइक्लीहुड फंक्शन और लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन इज द MLE, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है आपको इसमें। सो सिंपल डिफरेंशिएबल फ्रॉम डिफरेंशिएट, इसका डेरिवेटिव 0 क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो -1/थीटा 1/थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x -1/x², सॉरी, सो यहाँ पे -1/x², 1/x का डेरिवेटिव -1/x², तो माइनस पहले से है, सो 1/x² -1 इक्वल टू 0 कर दो, तो इससे देखो थीटा क्या निकल के आता है। एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा चेक करने के लिए चाहो तो 1/x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -1/x², सो 1/θ², एंड यहाँ से -2/θ³, इसको चाहो तो LCM ले लो, तो θ³ LCM ले लोगे तो क्या बनेगा ये थीटा -2, फिर उसको कैंसिल कर देंगे ना। किसको, नहीं डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना हम लोग, डबल डेरिवेटिव भी कर रहे हैं अभी, अभी मैं 0 नहीं पुट कर रहा हूँ, जस्ट मैं डबल डेरिवेटिव कर रहा हूँ, ये तो जस्ट अभी चेक कर रहा हूँ, अभी पता नहीं चला, तो यहाँ से थीटा निकालो, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप थीटा निकालिए, कुछ आ रहा है LCM लेके, √5 - 1/2 पॉजिटिव है, निगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो वेरिएंस है थीटा। सो हाँ, तो थीटा यहाँ पॉजिटिव होगा ये ना, क्योंकि थीटा वेरिएंस है, तो देख थीटा पॉजिटिव होगा अभी के लिए, तो नाउ तो अभी है ना यहाँ से सिर्फ थीटा निकाल लो, बाकी ये चेक कर सकते हो कि ये मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए, डबल नेगेटिव होना चाहिए, तो ऐसा ढूंढो कि जिससे नेगेटिव हो जाए, तो वो चीज़ें हैं, लेकिन है ना यहाँ थीटा वेरिएंस है, वेरिएंस शुड बी मोर देन 0, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्वाड्रेटिक बन जाएगी, आएगा जी, क्वाड्रेटिक बना लो इक्वेशन, तो LCM लोगे θ², ठीक है जी, सो -θ +1 माइनस θ², यही है, मतलब -θ +1 माइनस θ² इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
तो यहाँ से ये तो सिंपल क्वेश्चन था, जिसको एमएलई का डेफिनेशन पता है वो सॉल्व कर लेगा, सिंपल है। तो यहाँ से आ जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 1 इज 0। तो यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो आता ही होगा आप लोगों को। तो थीटा की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि है 5/2a, है ना। थीटा की दो वैल्यू है, तो -1 माइनस रूट 5/2 एंड -1 प्लस रूट 5/2। सही कह रहा है, ये थीटा यहाँ वेरिएंस है तो थीटा नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो नेगेटिव वाला आउट हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। तो एमएलई जो आ गया वो ये आ गया। ठीक है भाई, देख लो। और तुम चाहो तो फॉर्मूला ही बना सकते हो, मुझे भी याद नहीं था, मैं यूज़ नहीं किया, वरना सिंपली तुम एक है ना इन के टर्म में याद कर सकते हो कि नॉर्मल थीटा थीटा में क्या आएगा एमएलई, तो वैसे याद रख सकते हो। अदरवाइज ये तरीका है इवेलुएट करने का। ठीक है जी, तो आंसर डी ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 27। आगे बढ़ते हैं, और सॉल्व करके आओगे तो इजी लगेगा, सॉल्व नहीं करोगे सारे क्वेश्चन मुश्किल लगेंगे। सो आगे देखते हैं। सो अगला क्या 28 भी है, तो 28 क्या कह रहा है कि okay, so x1 x2 be the random sample from continuous distribution with pdf this। so आपको क्या बोल रहा है ये, so इसके बाद है ना, इसको ब्रेक करोगे तो ये एक्सपोनेंशियल है, ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल ना। तो नाउ which of the following statement is true, कौन सा ट्रू है। x बार x1 सफिशिएंट एंड कंप्लीट है, सफिशिएंट एंड कंप्लीट है। देखो सिंपल सी बात है अभी के लिए कि इसमें ना जैसे तुम e ऑफ x बार निकालोगे कुछ तो आएगा, यहाँ पे x माइनस थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/थीटा, मीन थीटा नहीं, ये होगा एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/थीटा आ जाएगा। एंड यहाँ से अगर e ऑफ x माइनस थीटा निकालूंगा तो मतलब यहाँ मैं बोलना चाह रहा हूँ कंप्लीट तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, सिंगल पैरामीटर फैमिली है तो 2 डायमेंशनल कंप्लीट नहीं होगा। इसको मैं डेफिनेशन से जस्टिफाई कर देता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा ई एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू थीटा, तो यहाँ से ई एक्स है एक्चुअली 2 थीटा, है ना। मतलब इसमें एक्स की वैल्यू ई एक्स निकालोगे 2 थीटा आएगी। तुम चाहो तो इस पीडीएफ से निकालो, पीडीएफ से तुम्हें कैसे आता है निकालना मेन, तो एक ये तरीके से सॉल्व करोगे। और यहाँ सपोर्ट तो थीटा से है, तो यहाँ थीटा से इन्फिनिटी में सॉल्व करोगे तब भी ये 2 थीटा ही आएगा, चेक करके देखो। तो ये 2 थीटा आएगा, तो x बार भी 2 थीटा ही होगा क्योंकि सैंपल के होता है। अब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक अगर तुम मीन निकालोगे तो क्या होगा, तो इसके अकॉर्डिंग अगर लिखें हम, सो यहाँ पे ईच xi माइनस थीटा एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/थीटा है, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस थीटा जो है दैट विल हैव, पहले मैं कंप्लीटनेस चेक कर रहा हूँ फिर मैं सफिशिएंसी चेक करूँगा। सो x1 माइनस थीटा एक्सपोनेंशियल है ना ये, तो एक्सपोनेंशियल में आता है कोई थ्योरम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, रेट ऐड हो जाता है n into थीटा हो जाता है, n अपॉन थीटा, है ना, जस्ट रेट ऐड हो जाता है, ऐड होता चला जाएगा। तो ये रेट है एक्चुअली, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में ये रेट है, तो मीन हो जाएगा θ/n। तो यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मीन आ जाएगा थीटा प्लस θ/n। ठीक है, अब मुझे ऐसा करना है, तो ये आ गया 1 + 1/n इंटू थीटा। तो यहाँ से मैं एक चीज़ बता सकता हूँ आपको कि x बार अपॉन 2 माइनस n अपॉन n+1 इंटू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मीन कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है,
सो आप लोग क्या जानते हो कंप्लीट का डेफिनेशन? हम लोग कंप्लीट का डेफिनेशन ये जानते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी और जी टी, एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी इज जीरो implies gt is 0 for all t, या gt is 0 with probability 1, gt being 0 with probability 1. so ये 0 होना चाहिए with probability 1. इसका मतलब है कि gt is 0 for all t, है ना, and for any function theta, and for any function theta, and for any function theta, सॉरी एनी फंक्शन g, यही है. तो यहां पे हो क्या रहा, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जैसे इस चीज का एक्सपेक्टेशन 0 है, बट आपको कुछ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऐसी मिल जाएगी दैट डज नॉट गारंटी कि इसको हमेशा 0 होना पड़ेगा. क्योंकि अगर मैं कुछ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दूं तो जरूरी है कि ये हमेशा 0 ही आएगी, ऑलवेज 0 ना, विथ प्रोबेबिलिटी 1, बट दैट मे नॉट बी 0, may not be 0, and that's why this is not complete. तो कंप्लीट वाला जो भी ऑप्शन हो तो ऐसे ही आउट हो जाएगा, है ना. तो कंप्लीट तो हो नहीं सकता. या वैसे भी आप याद रख सकते हो कि ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं. जैसे सिंगल पैरामीटर फैमिली है तो जो 2 डायमेंशनल एस्टिमेटर है जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, सेम नहीं है, है ना, 2 डिफरेंट एस्टिमेटर है जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. तो इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि मतलब सेम मल्टीपल नहीं है एक दूसरे का. तो उस केस में क्या होगा, या ऐसा बोलो 1 1 फंक्शन नहीं है, तो यहाँ मतलब ये है कि अगर 1 1 फंक्शन नहीं होगा तो ये 2 डायमेंशनल कंप्लीट नहीं होगा यहाँ पे, स्पेशली एक्स बार और x1 कंप्लीट नहीं होगा. ये मैंने डेफिनेशन से बताया कि दिस इज नॉट 0. इसका मतलब है कि दिस जो हमारे पास लिख रखा है इन्होंने ऑप्शंस में, दिस इज नॉट कंप्लीट. तो कंप्लीट तो नहीं हो सकता, ठीक है ना. अब नाउ सफिशिएंसी आप लोग जानते ही हो कैसे चेक करते हैं, फैक्टराइजेशन थ्योरम लगा लो. तो फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाओगे तो आई थिंक सफिशिएंट हो जाएगा. ये फैक्टराइजेशन थ्योरम में क्या करते हैं जी, लाइक्लीहुड फंक्शन निकालते हैं, फिर से लाइक्लीहुड फंक्शन निकालते हैं. सो लाइक्लीहुड फंक्शन इज जॉइंट पीडीएफ. ये सैम्पल साइज 2 का है, अच्छा कोई बात नहीं, n का होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है. तो सैम्पल साइज 2 का ही है ये तो ठीक है, मैं n के लिए कर देता हूँ. सो 1 थीटा की पावर n e की पावर -1 थीटा और आ जाएगा समेसन xi माइनस थीटा. या इसको ब्रेक कर लो चाहो तो, इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, x थीटा -1, है ना. तो e की पावर -n अलग हो जाएगा और e की पावर -1/n समेसन xi. और समेसन xi को आप nx बार भी लिख सकते हो. लाइक्लीहुड फंक्शन निकालना आता है ना सबको, चेक कर लो एक बारी. आई थिंक +1 हो जाएगा, +n हो जाएगा, ये -1 है ना, तो e की पावर +1 हो जाएगा, तो +n. अब आगे रहेगा यहाँ थीटा इज लेस देन ईच xi, सो थीटा इज लेस देन मिनिमम ऑफ ऑल, यही ना. तो ये आ गया, दिस इज द लाइक्लीहुड फंक्शन. अब आप क्या करते हो, लाइक्लीहुड है ना, समेसन xi लिखो या nx बार लिखो, सेम बात है ना. सो यू मे राइट इट समेसन xi की जगह आप nx बार भी कर सकते हो. तो यहाँ से आ जाएगा. सो दिस लाइक्लीहुड फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ, तुम लोग क्या लिखते थे, h ऑफ x1 x2 xn इंटू जी ऑफ थीटा कॉमा टी. अब g फंक्शन में देयर शुड नॉट बी एनी एक्साइज एक्सेप्ट t के अलावा कुछ नहीं होने चाहिए. तो जैसे g फंक्शन में क्या क्या आ जाएगा, तो एक तो है ना, चाहो सबको इंक्लूड कर लो, क्या ही है ना. तुम चाहो तो इस वाले के लिए इसको कंसिडर कर सकते हो. इसमें है ना, इसमें क्या है कि xi का फंक्शन होगा, तो कांस्टेंट फंक्शन xi का फंक्शन ले सकते हैं. बाकी ये और ये सब मिलके दिस विल फॉर्म g, ठीक है. तो यहाँ से t जो बनेगा, t इज द, सो t हैज टू बी 2 डायमेंशनल, x बार कॉमा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, दिस इज जॉइंटली सफिशिएंट, है ना, जॉइंटली सफिशिएंट होगा. देख लो जी, या समेसन xi x1 तो सफिशिएंट तो होगा बट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना. तो वैसे भी सिंगल पैरामीटर फैमिली में 2 डायमेंशनल यहाँ पे ये वाला स्पेशली इस टाइप का कभी भी कंप्लीट नहीं होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. तो 28 के बाद क्या है, सो 28 के बाद जो है 32,
तो कह रहे एफ जो है आर से आर में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। एफ आर से आर में कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है जीरो को छोड़ के। तो मतलब एक ऐसा फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस है पूरे आर पे, लेकिन डिफरेंशिएबल है माइनस इनफिनिटी से जीरो यूनियन, मतलब जीरो को छोड़ के बाकी जगह डिफरेंशिएबल है। तो कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ऑलवेज ट्रू। तो एक सुटेबल एग्जांपल इसके लिए आपको एक मिल सकता है। देखो अगर मैं x भी ले लूं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सेटिस्फाई दिस कंडीशन। अब ये नहीं, इसने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। यू मे कंसीडर अ फंक्शन विच इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो। इसने बस ये कहा है कि उस पर डिफरेंशिएबल होने चाहिए। तो मैं भी कह रहा हूं एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब ये सुटेबल फंक्शन है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मॉड एक्स भी सुटेबल फंक्शन है, ये भी एक सुटेबल फंक्शन है। मॉड एक्स भी सुटेबल फंक्शन है, इसके लिए एक्स भी सुटेबल फंक्शन है ना। देखो वैसा है, लेकिन फिर से वही क्योंकि एग्जाम्पल कभी ट्रू नहीं बताएगा, डिस्कार्ड कर सकते हो आप ऑप्शंस को। तो क्या कहना चाह रहा है कि एफ अगर डिफरेंशिएबल है जीरो पे, अगर डिफरेंशिएबल हुआ जीरो पे, और एफ डैश जीरो अगर जीरो है, देन एफ हैज अ लोकल मैक्सिमम और अ लोकल मिनिमम एट जीरो। जैसे माइनस एक्स भी सुटेबल एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर सुटेबल एग्जाम्पल है, माइनस एक्स स्क्वायर सुटेबल एग्जाम्पल है। इस तरह से ये सब सुटेबल एग्जाम्पल है। मतलब सुटेबल एग्जाम्पल क्यों बोल रहे हैं, इफ वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग कि कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, ये सब कॉन्टिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल होने चाहिए इंटरवल पे, सब डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल पे, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। अब देखो जैसे कह रहा है कि एफ डिफरेंशिएबल है जीरो पे, मान लो एक्स ही ले लेते हैं, लेकिन एफ डैश जीरो जीरो नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो एफ डैश जीरो यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा है, तो ये सुटेबल एग्जाम्पल ए ऑप्शन के लिए नहीं होगा। ए ऑप्शन में एक्स स्क्वायर सुटेबल एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एफ हैज अ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम एट जीरो। तो देखो एक तो ये समझ आता है आपको कि एफ डैश जीरो जीरो है, इसका क्या मतलब है कि जीरो पे फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रही होगी या है ना। जैसे अगर हम ग्राफ बनाएं, फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑलरेडी बाकी पॉइंट पे, तो जीरो पे क्या हो रहा होगा, या तो फंक्शन डेरिवेटिव जीरो है, तो डेरिवेटिव जीरो होने क्या मतलब है कि टेंजेंट यहाँ पे पैरेलल है एक्स एक्सिस के, यही चीज़ है ना। तो या तो ऐसा हो रहा होगा या फिर उल्टा हो सकता है ना। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि ऐसा हो कि लाइक फंक्शन जीरो पे इस तरह का, मतलब रफली मैं ग्राफ बना रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक दिस। मतलब ऐसा हो सकता है अभी एक्स स्क्वायर जैसे बनाऊँ, तो इस तरह का सिचुएशन है। एफ डैश जीरो जीरो है, तो इसका मतलब है कि स्लोप जो है ना वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, मतलब टेंजेंट एट जीरो इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यही है। ओके तो ये तो अभी लग रहा है ट्रू जैसा, अभी देखते हैं। सो एफ हैज लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम एट जीरो, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है जीरो पे, तो एफ डैश जीरो होने का मतलब है या तो है ना इस तरह हो रही होगी, कांस्टेंट फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगी। अगर मैं एफ एक्स बराबर वन ले लूँ तो, अगर मैं एफ एक्स बराबर वन ले लूँ तो क्या होगा, लेट्स से इफ आई कंसीडर एफ एक्स इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल वन फंक्शन ले लेते हैं, क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कांस्टेंट फंक्शन कि ये कॉन्टिन्यूअस है आर पे, डिफरेंशिएबल है उस पे, यस। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, डिफरेंशिएबल है, एफ डैश जीरो जीरो है, तो इसका एफ डैश एक्स कितना आएगा जीरो, तो एफ डैश जीरो भी जीरो है। देन एफ हैज अ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम एट जीरो। सोचो ऐसा कहीं कहा तो नहीं कि कांस्टेंट फंक्शन नहीं ले सकते, ऐसा कहीं कहा है, नहीं कहा ना। एफ इज अ डिफरेंशिएबल एट जीरो, डबल डेरिवेटिव जीरो है। तो क्वेश्चन ये सुटेबल एग्जाम्पल है जी, देख लो एफ एक्स इज वन इज अ सुटेबल एग्जाम्पल, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है ना, डेरिवेटिव जीरो पे जीरो है क्योंकि डेरिवेटिव हर पॉइंट पे जीरो, जीरो पे भी जीरो है। सो देन एफ हैज अ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम एट जीरो। सोचो क्या इस फंक्शन में, कांस्टेंट फंक्शन में, जैसे एक फंक्शन इस तरह का हो सकता है, एक इस तरह का हो सकता है, तीसरा ये खुद लाइन हो, तो लाइन के हर पॉइंट पे ये खुद टेंजेंट है, एक लाइन है ना, लाइन के ईच पॉइंट पे वो खुद लाइन टेंजेंट ही है। तो ये एक लाइन हो जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, कहीं भी बना सकते हो आप, यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो। सो फंक्शन 2 3 -1। अब सोचो क्या इस फंक्शन में व्हाट इज अ लोकल मैक्सिमम, व्हाट इज अ लोकल मिनिमा, बोलो भाई। नहीं होगा।
एफ हैज अ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एट 1. कांस्टेंट फंक्शन में व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा? नहीं समझ आया? कांस्टेंट फंक्शन में मान लो R2 कांस्टेंट फंक्शन है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन सा पॉइंट होगा? ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कौन सा पॉइंट होगा? ठीक तो है। तो ये फंक्शन हर पॉइंट पे मैक्सिमम है, हर पॉइंट पे मिनिमम है। एफ एक्स इज 1 इज मैक्सिमम, इसमें डोमेन का हर पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, डोमेन का ईच पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो तब भी ट्रू है ना? तो ये तो ट्रू होगा। चेक करो, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। यस, डेफिनेशन क्या लिखा था लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का? यही था ना कि f0 शुड बी मोर देन इक्वल टू fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 माइनस एप्साइलॉन टू 0 प्लस एप्साइलॉन फॉर सम एप्साइलॉन मोर देन 0। यही डेफिनेशन है। चेक करो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है तीनों कंडीशन में, चाहे फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीज कर रहा हो या इंक्रीजिंग से डिक्रीज कर रहा हो या फंक्शन कांस्टेंट हो। ये डेफिनेशन सेटिस्फाई, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी लगी हुई है, इक्वलिटी लगी हुई है तो ओके है, ये भी 1 है ये भी 1 है दोनों तरफ, दैट इज फाइन। सो मतलब कोई भी सिचुएशन हो, फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है ही, तो या तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो या कांस्टेंट फंक्शन हो, ये तीन पॉसिबिलिटी है जीरो पे। सो इन ऑल द केसेस 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, है ना? तो कांस्टेंट फंक्शन में डोमेन, हाँ एक्स क्यूब ले एग्जांपल, तो एक्स क्यूब, अच्छा एक मिनट, ओ एक्स क्यूब, हाँ एक्स क्यूब का भी सोचना रह गया। डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके ओके, हाँ सही कह रहे हो आप, हमने एक्स क्यूब नहीं सोचा ना अभी, तो वही कह रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल ले रहे हैं ना हम लोग, तो अभी एक मिनट, सही कह रहे हो आप। हम अगर एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब ले, अभी एफ एक्स एक्स स्क्वायर तक गया ना, सो एक्स क्यूब जैसे आप कंसिडर करते हैं, तो ये कह रहा है कि एफ जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है आर पे, डिफरेंशिएबल है इस पे, सही है ना? तो आगे हम एक्स स्क्वायर तक ही गए हैं, है ना? एक्स क्यूब इज ऑल्सो सुटेबल एग्जाम्पल, सही है, राइट राइट, है ना? सो कांस्टेंट फंक्शन भी सुटेबल एग्जाम्पल ए के लिए है, सही कह रहे हो आप। सो एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं एक्स क्यूब कंसिडर करूं तो क्या आएगा यहाँ पे, देन एफ डैश एक्स इज 3x स्क्वायर एंड एफ डैश 0 इज 0। ओके यस, सो यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 पे, एफ डैश 0 0 है, देन एफ हैज अ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एट 0। ओ सो जैसे एक्स क्यूब का रफली हम ग्राफ बनाए, तो ये ग्राफ है ना एक्स क्यूब का। अब एक्स क्यूब में क्या है, एक्स क्यूब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सो ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी हम थोड़ा सा एक्स क्यूब के लिए ना, अभी नहीं सोचा था मैंने, ठीक है? तो एक्स क्यूब का आगे अगर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ऑड ना एक्स है तो एक्स में तो ओके है, अच्छा एक्स तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, एक्स क्यूब सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, एक्स तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हाँ। सो यस, एक्स क्यूब में क्या हो जाएगा, तो एक्स क्यूब में एक्स के पास देर इज नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, सही कह रहे हैं, ए इज फॉल्स नाउ। सो एक काउंटर एग्जांपल एनफ है गलत कहने के लिए, तो मैं भी गलत ही करना चाह रहा था, लेकिन हमने तीन कंडीशन लिए थे कि जैसे मान लो मैंने ऐसा एग्जांपल लिया कि माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का या प्लस एक्स स्क्वायर ले लो, वो तो ऐसे ही दूसरा एग्जांपल बना रहे थे ना, तो मान लो माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन ले लो, प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का, या कांस्टेंट फंक्शन ले लो इस तरह से, या कोई, तो उसमें ओके है। लेकिन एक्स क्यूब अगर कंसीडर करेंगे तो पहला ऑप्शन आउट हो जाएगा, तो वन काउंटर एग्जांपल इज एनफ टू से फॉल्स, ठीक है? दूसरा क्या कह रहा है कि एफ हैज अ लोकल मिनिमम एट 0, ओके, एफ के पास लोकल मिनिमा है 0 पे, एफ डिफरेंशिएबल है 0 पे, तो एफ डैश 0 को 0 होना पड़ेगा। चेक करो, ये देखिए कौन है, तो चेक करो भाई, जैसे मॉड एक्स ले लेते हैं, लेट से, सो यू टेक मॉड एक्स इन दिस, है ना? सो एफ के पास लोकल मिनिमम है 0 पे, मॉड एक्स में लोकल मिनिमा क्या है, 0 है। सो इन मॉड एक्स लोकल मिनिमा जो पॉइंट है वो 0 है मॉड एक्स में, क्योंकि मॉड एक्स का जो ग्राफ होगा वो इस तरह का है, दिस, तो मॉड एक्स, ठीक है ना, लोकल मिनिमा एट 0,
और एफ डिफरेंशिएबल है 0 पे। अच्छा, ये भी बोल रहा है कि एफ डिफरेंशिएबल है 0 पे, लेकिन हमने जो मॉड एक्स लिया वो डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे, सो दैट वी कैन नॉट कंसीडर, है ना। लोकल मिनिमा तो है लेकिन वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए 0 पे, तो वैसा तो है नहीं। तो इसका मतलब मुझे कैसा पॉइंट लेना पड़ेगा? अगेन आप एक्स स्क्वायर टाइप का ही फंक्शन ले सकते हो। मॉड एक्स विल नॉट वर्क बिकॉज ये अजम्पशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो आपको जनरली एग्जाम्पल में डिस्कार्ड करने के लिए ऐसे एक्सपेरिमेंट करना होगा कि हम क्या कर सकते हैं, नहीं तो प्रूफ लिखो, ये चीज़ है। सो ओके है ना, ये तो ओके लग रहा है कि एफ हैज़ लोकल मिनिमम एट 0, एफ के पास लोकल मिनिमा है 0 पे, और पहले ही बता रखा कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल का, और एफ डिफरेंशिएबल भी है 0 पे। सो लोकल मिनिमा है, इसका मतलब कि मिनिमा का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक होगा, हाँ, और डिफरेंशिएबल है तो इट हैज़ टू बी। आपको पता है ना कि एक थ्योरम है कि जैसे कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे, एक फंक्शन जिसका डोमेन ओपन इंटरवल या ओपन सेट है, आर इज ओपन सेट, सो एक फंक्शन जिसका डोमेन ओपन सेट है, इट हैज पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा इज पॉइंट सी, देन सी हैज टू बी क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन क्या है कि अ पॉइंट वेयर फंक्शन इज आइदर नॉट डिफरेंशिएबल और डेरिवेटिव इज 0, ये ना। तो इसका मतलब है कि हमें इसने कह दिया डिफरेंशिएबल है और इसमें मिनिमा एग्जिस्ट कर रही है, इसका क्या मतलब, इट हैज टू बी क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट होगी तो ये प्रूफ ही मिल गया, समझ लो कि लाइक लोकल मिनिमा है 0 पे, तो 0 इसका डोमेन क्या है फंक्शन का आर, सो 0 हैज टू बी क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट क्या हो सकता है, या तो डिफरेंशिएबल ना हो उस पॉइंट पे या डेरिवेटिव 0 हो। तो इसने कह दिया डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव को 0 होना पड़ेगा, सो दैट दिस मीन्स दिस इज ओके। सो क्योंकि ये थ्योरम का ही स्टेटमेंट है, वही थ्योरम बोल रहा हूँ कि फंक्शन हैज मिनिमा और मैक्सिमा एट पॉइंट सी एंड डोमेन इज ओपन इंटरवल, क्योंकि वो क्लोज्ड केस में एंड पॉइंट पे भी आ सकता है, इसलिए हम ओपन बोल रहे हैं, ठीक है ना। ओपन सेट है या ओपन इंटरवल है, देन सी हैज टू बी क्रिटिकल पॉइंट, तो उसके लिए डेरिवेटिव को 0 पे 0 ही होना पड़ेगा। सो डेरिवेटिव एफ डैश सी इज 0। हाँ, मॉड एक्स लिया तो मॉड एक्स डिफरेंशिएबल है 0 पे। बट सर कंडीशन गिवन डिफरेंशिएबल नहीं दिया ना, वो तो कह रहा है कि देन ओ अच्छा, देन बोल रहा है, मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ। ओ एक मिनट, अरे एफ हैज लोकल मिनिमा एट 0, अच्छा देन बोल रहा है, ओके। तो शुरू में मैं सही सोच रहा था, अच्छा मैंने यहाँ पे एक एंड समझ लिया ना, तो इनिशियली मैं सही कह रहा था ना, ठीक है एक मिनट। सो हाँ, मैंने तुमने सही, मतलब ये है मैंने यहाँ पे एंड ले लिया ना, तब मैं यहाँ पे देन कर रहा हूँ, तो ऐसे सोच रहा हूँ तो ये करेक्ट हो जाता, ठीक है ना, उसके हिसाब से। अच्छा, तो मैंने एक्चुअली यहाँ पे गलत पढ़े हैं, ठीक है, मैं इसको दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ अभी, ठीक है जी। सो अगर हम मॉड एक्स शुरू में ले रहे थे, क्योंकि मैंने मॉड एक्स शुरू में लिया, लेकिन मुझे क्या लगा कि ये एंड बोल रहा है, तो एंड बोल रहा है इसका मतलब मैं देन ध्यान नहीं दिया, मतलब ये मैंने पढ़ने में गलती किया है, ठीक है ना अभी। सो मॉड एक्स क्या है, एफ हैज लोकल मिनिमा एट 0, तो मॉड एक्स में लोकल मिनिमा है 0 पे, देन एफ इज डिफरेंशिएबल एट 0, देन कह रहा है, अच्छा तो मॉड एक्स में लोकल मिनिमा है 0 पे लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे, अच्छा, और एफ डैश 0 0 होगा, तो ये गलत हो जाएगा ड्यू टू दिस मॉड एक्स, तो ये एक्स क्यूब की वजह से गलत हो गया, ये मॉड एक्स, ये मैंने थोड़ा मिस्टेक किया यहाँ पे पढ़ने में क्वेश्चन, ठीक है ना, देख लो। सो ओके अभी, और तीसरा क्या कह रहा है, अभी किसी को क्वेरी हो तो पूछना, ठीक है ना, मैं गलती थोड़ी पढ़ने में ध्यान से थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा ना। सो मैं इसको एंड पढ़ रहा था एंड देन मैं देन कर रहा था, इसलिए मैं ट्रू बोल रहा था, ठीक है ना, और पहले वाले में एक्स क्यूब कंसिडर करना पड़ेगा, तो उस तरह से एग्जाम्पल ये गलत कर सकते हो, तो ये एग्जाम्पल है, गलत हो गया, ठीक है, तुमने सही बताया। अब तीसरा क्या कह रहा है कि एफ डैश एक्स नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स नेगेटिव, ओके, सो एफ डैश एक्स इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स नेगेटिव एंड एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, थ्योरम के हेल्प से, डेफिनेशन के हेल्प से या काउंटर एग्जाम्पल हेल्प से आपको सॉल्व करना पड़ेगा या फिर प्रूफ लिखना पड़ेगा, सो क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सो एफ डैश एक्स नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स नेगेटिव, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव, सो एफ डैश एक्स नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स नेगेटिव, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव, देन एफ हैज ग्लोबल मैक्सिमम एट 0, तो ये तो एक्स क्यूब सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, नहीं एफ डैश की बात कर रहा है नॉट एफ एक्स, सो एफ डैश में क्या ले सकते हैं, देखो जी, तो इसका क्या मतलब है कि ये फंक्शन कह रहा है कि ये डिक्रीजिंग है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर नेगेटिव एक्स, अब समझते हैं ना, तो ये बोल रहा है फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर नेगेटिव एक्स एंड फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर पॉजिटिव एक्स, राइट, ये सही है, देख लो, मतलब ये पिछले जो कह रहा था ना, अगर यहाँ एंड होता
और यहाँ देन होता तो ये ट्रू होता, जो मैं पहले है ना हमने डिस्कस किया है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ देन पहले ही था एक्चुअली। इसमें क्या कह रहा है, एफ डैश एक्स नेगेटिव है फॉर, है ना, मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव है मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर नेगेटिव एक्स, है ना, एफ डैश एक्स नेगेटिव है मतलब डिक्रीजिंग है फॉर नेगेटिव एक्स, इंक्रीजिंग है फॉर पॉजिटिव एक्स, देन एफ हैज अ ग्लोबल मैक्सिमम एट जीरो, ग्लोबल मैक्सिमम बोल रहा है, अच्छा तो ग्लोबल मैक्सिमम तो ऐसे कैसे होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर लगाएंगे तो क्या कहता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, कि जीरो के पहले फंक्शन डिक्रीजिंग है और जीरो के बाद फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो जीरो पे क्या मिलना चाहिए, लोकल मिनिमा, ये कहता है ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कह रहा है कि देख तो रहा है ना, डिक्रीजिंग चेक कर लो और इंक्रीजिंग, देन इट हैज टू बी लोकल, तो ये तो गलत लग रहा है ना। इसका काउंटर एग्जांपल बताओ, इसका काउंटर एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जस्ट एक्स स्क्वायर टाइप का, एक्स स्क्वायर वर्क करेगा देख लो। तो पहले में एक्स क्यूब इज द काउंटर एग्जांपल, दूसरे में मॉड एक्स, तीसरे में एक्स स्क्वायर, एक बार चेक कर लो और बताओ अगर कुछ प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x, 2x इज नेगेटिव फॉर x नेगेटिव एंड 2x इज पॉजिटिव फॉर x पॉजिटिव। सो क्या एक्स स्क्वायर में ग्लोबल मैक्सिमम है जीरो पे, एक्स स्क्वायर तो ग्लोबल मिनिमम है जीरो पे ना, एक्स स्क्वायर इज ग्लोबल मिनिमम एट जीरो, इसलिए गलत हो गया, तब एक तो ट्रू होगा ही, तो चौथा ट्रू होगा। एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब है, यही देख लो आप, मान लो यहाँ पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव के लिए और नेगेटिव है पॉजिटिव के लिए, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि इस पॉइंट पे क्या रहेगा, मतलब लोकल मैक्सिमा होगा, लेकिन ये फंक्शन क्या था, ग्लोबल मैक्सिमम एट जीरो, हाँ क्योंकि बाकी इसी पॉइंट पे जीरो तो होना ही है डेरिवेटिव को, तो यही चीज़ है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है पॉजिटिव के लिए, डिक्रीजिंग है इसके लिए, तो इट हैज़ टू बी ग्लोबल रहेगा, ठीक है हाँ, है ना। तो यहाँ से देखो कि कहीं और पॉइंट, कोई दूसरा क्रिटिकल पॉइंट होगा ही नहीं इसके पास, क्योंकि हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है और इसके पास जीरो ही एक क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है। सो ये ट्रू है, ओके। अभी किसी को कुछ क्वेरी है तो पूछो इसमें, अगर डिस्कस करना है तो, ठीक है ना। तो मतलब थोड़े से ना डिस्कार्ड करने के लिए आपको सुटेबल एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा, दैट यू हैव टू कंसीडर केयरफुल्ली, देख लो एक बारी। और सो है ना, जैसे सुटेबल एग्जाम्पल बताया इन्होंने, एक्स क्यूब, दूसरे में मॉड एक्स, तीसरे में एक्स स्क्वायर, और चौथा ट्रू होगा बिकॉज है ना ऐसा रहेगा। और इसमें अगर मिनिमा यहाँ लिखा होता तो ट्रू हो जाता ये ऑप्शन, अगर ये आपका जो है सी वाला, ओके। चलिए तो 32 के बाद क्या है 34, और कोई है क्वेश्चन 32 के पहले ना, 32, तो 34 क्या कह रहा है, तो कह रहा है पी कोई एन क्रॉस एन की नॉन नल मतलब नॉन जीरो रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अच्छा तो मतलब पी एक तो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, पी ट्रांसपोज माइनस पी है, और एन यहाँ इवन है, इन्होंने फिक्स कर दिया कि एन इवन है, ओके, तो एन ऑड नहीं है। तो इवन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, क्योंकि ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जीरो मस्ट बी द वन आइगन वैल्यू, ऑड ऑर्डर की है ना, तो जीरो मस्ट बी द आइगन वैल्यू। बट यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी पी की, दैट विल बी समथिंग लाइक प्लस माइनस, मान लो अभी के लिए ए आयोटा प्लस माइनस बी आयोटा, जहाँ पे है ना इस तरह से नंबर जो भी आएंगे, जहाँ पे ए बी ये सब जो लिख रहा हूँ ये रियल नंबर्स हैं। सो इस तरह का 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा, इस तरह के नंबर्स आएंगे इसका आइगन वैल्यू, सही है जी। सो यहाँ से अच्छा कैप क्यों लगा रहा हूँ, वेक्टर थोड़ी है ना तो जस्ट आई कर देते ना, तो यहाँ से ए आई प्लस है ना प्लस माइनस बी आई, आयोटा है, आयोटा ही रूट माइनस वन ना, सो ओके। तो आगे क्या करना चाह रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो देखो यहां से तो ये समझ आ रहा है हमें कि, बट ऐसा हो सकता है कि जीरो रिपीटेड आइगन वैल्यू हो, ऐसा मिल सकता है ना कि जीरो में भी रिपीटेड आइगन वैल्यू, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा कभी कि एन इवन हो और स्क्यू सिमेट्रिक हो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो जीरो मैट्रिक्स एग्जांपल, लेकिन नॉन जीरो बोल रखा है ना, तो जैसे अभी के लिए
0 0, अगर मैं ऐसा एग्जांपल लूँ, डायगोनल हैज़ टू बी 0 और 2x2 में तो नहीं होगा, 4x4 में ऐसा मैट्रिक्स बनाओ जो 2 0 आइगन वैल्यू हो जाए और 2 प्लस माइनस आयोटा हो। ऐसा बनाया जा सकता है ना मैट्रिक्स, जिसके ऐसा हो कि 0 इज अ रिपीटेड आइगन वैल्यू, ऐसा बनाया जा सकता है। देखो तो बोल रहा है कि px इज इक्वल टू 0 हैज इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। तो ऐसा कब हो सकता है, तुम खुद सोचो कि ऐसा कब पॉसिबल है। जैसे px इज इक्वल टू 0 के पास इन्फिनिटली मेनी आइगन वैल्यू कब होगी। तो एक काम करता हूं मैं n को अभी के लिए 2 ले लेता हूं, ठीक है, 0 तुम ले नहीं सकते। तो अभी के लिए मान लो एक मैट्रिक्स ले लिया हमने, p कोई n क्रॉस n। false होगा, हाँ ए फॉल्स होगा। रुक जाओ, एक एग्जांपल बना लेते हैं हम लोग 2 के लिए ना, एक एग्जांपल बना लेते हैं, काउंटर एग्जांपल। तो कह रहा है n इवन है, तो मान लो 2 के लिए हमने 0 0, अभी के लिए मान लो 1 -1, लेट से ये मैट्रिक्स ले लिया हमने। सो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 2x2 की है। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज अगर आप निकालेंगे क्या मिलेगा जी, प्लस माइनस आयोटा, चेक करो। तो ओके ना, देख लो इसका है ना, करेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकालोगे तो क्या मिलेगी, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, यही आएगा, इसको 0 करेंगे। सो लैम्डा इज प्लस माइनस आयोटा। ओके, तो इस वाले मैट्रिक्स में आपके पास प्लस माइनस आयोटा ही सिर्फ आइगन वैल्यू है, ठीक है। अब इसके लिए अगर आप सॉल्व करके देखिए तो इसका डिटर्मिनेंट तो नॉन जीरो आ गया। तो देखो अब एक काउंटर एग्जाम्पल इनफ है गलत कहने के लिए, जैसे मैं कह रहा था 0 0 आ जाए प्लस माइनस आयोटा टाइप का, 4x4 में मिल जाएगी वैसा। लेकिन हमें किसी ऑप्शन को फॉल्स कहने के लिए 1 काउंटर एग्जाम्पल इज इनफ। तो अगर आप एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ लेते हैं जो उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, दैट इज इनफ। सो वही आपको ढूंढना है। ये वो एक काउंटर एग्जाम्पल है कि ये दिस इज 2x2 नॉन जीरो रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जहां n 2 है। अब यहां पे आप सॉल्व करेंगे px इज इक्वल टू 0, इसको जरा सॉल्व करके देखिए क्या आता है। x यहाँ पे, x का मतलब है वेक्टर हो गया, x1 x2 का इंट है ना, इस तरह से। तो क्या मिलेगा आपको अगर इक्वेशन लिखेंगे तो x2 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 0। सो दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि आप थ्योरम जानते होंगे कि ax इज इक्वल टू 0 हैज ax इज इक्वल टू 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ, ये हमने क्लास में लिखे होंगे ना, जैसे a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n की। सो दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन जो कि 0 सॉल्यूशन है, 0 सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट a इज नॉन जीरो, और ax इज इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, दिस इज अ रियल मैट्रिक्स। so this has infinite solution if and only if determinant a is 0। चेक कर लो भाई, सही है। तो देख लो तुम लोग भाई। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके थ्रू आप जा सकते हो, x इज इक्वल टू 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन या 0 सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट a इज नॉन जीरो, और x इज इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट a इज 0, यही होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट तो 0 आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ p का जो डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे सो दैट इज एक्चुअली 1। सो 1 है तो नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। सो 1 काउंटर एग्जाम्पल इनफ है फॉल्स कहने के लिए। दूसरा कह रहा है px इज इक्वल टू लैम्डा x हैज अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर एवरी नॉन जीरो लैम्डा बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे क्या है, लैम्डा कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं ना, लैम्डा जस्ट कोई, तो px इज इक्वल टू लैम्डा x हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको आइगन वेक्टर का डेफिनेशन पता है आप लोगों है ना, यू नो डेफिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर। सो p मैट्रिक्स के पास कोई भी रियल आइगन वैल्यू होगी नहीं, राइट। सो इसमें आप अगर जानते हैं px इज इक्वल टू लैम्डा x का क्या मतलब है, इफ एंड ओनली इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ a, या p लिख देता हूं, एंड x इज आइगन वेक्टर ऑफ p, है ना। px इज इक्वल टू लैम्डा x का मतलब लैम्डा इज द आइगन वैल्यू एंड p इज द आइगन वेक्टर, लैम्डा इज आइगन वैल्यू, x इज द आइगन वेक्टर। तो ये px इज इक्वल टू लैम्डा x होगा इफ एंड ओनली इफ लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ p एंड x इज द आइगन वेक्टर ऑफ p। अब यहां पे बोल रहा है कि नॉन जीरो लैम्डा जो कि रियल नंबर होगा,
सो क्या किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नॉन जीरो आइगन वैल्यू आ सकती है? नॉन जीरो रियल आइगन वैल्यू। सो यू नो सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसा होता है ना, स्क्यू सिमेट्रिक में या तो आइगन वैल्यू जीरो होगी या फिर नॉन जीरो में प्योरली इमेजिनरी आएगी। सो इट कैन नॉट हैव नॉन जीरो रियल आइगन वैल्यू। सो ये ऑप्शन गलत होगा, इसके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं आपको, बिकॉज ऐसी कोई आइगन वैल्यू है ही नहीं जो कि नॉन जीरो रियल नंबर हो जाए। सो ये ऐसे ही फॉल्स है क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नॉट हैव रियल नॉन जीरो आइगन वैल्यू बिकॉज इट विल हैव जीरो आइगन वैल्यू और प्योरली इमेजिनरी आइगन वैल्यू, रियल तो आएगा ही नहीं, तो ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि Q अगर है I प्लस पी आई माइनस पी का इनवर्स, सो Q ट्रांसपोज Q I होगा, तो सिंपल चेक किया जा सकता है। सो आप अगर Q ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा, तो I प्लस पी इनवर्स इंटू आई माइनस पी ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोज लेते हैं तो। और P स्क्यू सिमेट्रिक ऑलरेडी पता है हमें, A भी है ना, तो ये पहले और बाद में आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए Q के साथ, तो Q को Q ट्रांसपोज को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होके I हो जाएगी, होगी इनवर्स, और ये इनवर्स, यस, तो ये तो ट्रू है। आप खुद चेक कर लो एक बारी, Q ट्रांसपोज को Q से मल्टीप्लाई करो, सो 1 प्लस पी इंटू इनवर्स 1 प्लस पी, ये I हो जाएगी, I माइनस पी, मतलब 1 मतलब I बोल रहा हूँ, I माइनस पी, और ये I हो जाएगी क्योंकि ये कम्यूट करेगी इसीलिए, तो ये हो जाएगा। तो ये तो ओके है। द सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ P इज जीरो, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ P, देखो कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज कम्स इन पेयर, ये आप जानते हैं। तो अगर जैसे 2 आयोटा किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है तो गारंटी है कि -2 आयोटा विल ऑलवेज विद आइगन वैल्यू, है ना, कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज कम्स इन पेयर, और स्पेशली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसकी आइगन वैल्यू हमेशा प्योरली इमेजिनरी आएगी। तो अगर 2 आयोटा आइगन वैल्यू है एक की तो -2 आयोटा दूसरी होगी, सम उसका जीरो होगा। तो जो भी आइगन वैल्यू आएगी, मैंने अभी कहा ना, जैसे प्लस माइनस ए आयोटा प्लस माइनस बी आयोटा प्लस माइनस सी आयोटा, इस तरह से आएगा। तो जो भी आएगी उसका सम करोगे, प्लस ए आयोटा प्लस में माइनस ए आयोटा, तो जीरो ही होना है, तो ये भी सही है। चेक कर लो भाई, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में आएगा और यहाँ प्योरली इमेजिनरी आना है, तो सम होके खुद ही जीरो हो जाना है उसको, ये है। या तो जीरो आएगा या प्योरली इमेजिनरी आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होंगे यहाँ पे, स्पेशली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यू या तो जीरो आएंगी, तो जीरो है तो सम जीरो ही होना है। नॉन जीरो अगर आ गया तो फिर उसका सम जीरो हो जाना है, क्योंकि ए आयोटा माइनस आयोटा ऐसे कट जाना है। ठीक है जी, देख लो, कुछ क्वेरी है पूछो किसी को। डी को वैसे भी दे सकते हैं कि ट्रेस जीरो होता है। जी जी जी, बिल्कुल आप बोल सकते हैं, ट्रेस जीरो होता है ना। आप ये भी जानते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज हमेशा जीरो होती है, तो ट्रेस जीरो रहता है, उस तरीके से भी कह सकते हैं आप, बिल्कुल, है ना, क्योंकि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्रीज, ऑल डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, वो डेफिनेशन ही कहता है कि ऑल डायगोनल एंट्रीज हैज टू बी जीरो, क्योंकि ए ट्रांसपोज इज माइनस ए, तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, तो डायगोनल एंट्रीज हैज टू बी जीरो। तो स्क्यू सिमेट्रिक है तो नॉट फॉर द इवन, फॉर ऑड ऑल्सो, फॉर एनी एन स्क्यू सिमेट्रिक्स के ईच डायगोनल एंट्री इज जीरो है, तो सम इज ऑल्सो जीरो, तो उससे भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है ये 34 था ना, तो 34 के बाद 30s में और कोई क्वेश्चन है नहीं है। सो अब सीधा आते हैं 30s के बाद 50s में है, 51, 50, 51 एंड 59। तो ये तो क्लास में कराया होगा जब हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ाए थे, तो ये जनरली वो बच्चा होगा जो कोर्स में नहीं होगा, और अगर कोर्स में हो फिर भी नहीं कर रहे हो तो यू आर लैकिंग बिहाइंड मेनी पीपल, क्योंकि वो चीज़ें जो क्लास में कराई गई अभी भी नहीं कर पा रहे हो, दिस इज द बैड, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, दिस जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आपको फॉर्मूला याद है, पुट करो, सारे डेटा गिवन है, क्लास में भी कराया होगा, ये चीज़ें हैं, और स्टिल आंसर नहीं आ रहा, दिस इज समथिंग रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, x1 x2 x3 be a random sample from normal mu1 sigma square and y1 y2 y3 be the random sample from normal mu2 sigma square। तो यहाँ पे बस ये देखना होता है कि पहली बात सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल है ना, ओके। और बोल रहा है कि
कुछ बोला नहीं है गिवन है कि नहीं गिवन है, इसका मतलब अननोन है। अननोन होता गिवन होता, और यहाँ पे एस स्क्वायर की वैल्यू, इसका मतलब दोनों इक्वल है एंड अननोन है। तो जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल मैंने लिखाया था क्लास में μ1 माइनस μ2 का, सो देयर वर 3 डिफरेंट केसेस कि जो वेरिएंसेस हैं दे आर इक्वल, अननोन, डिफरेंट अननोन और दे आर नोन। तो इसके लिए देखो क्या फॉर्मूला था। तो अब ये क्या क्या आगे गिवन है, तो हमें यहाँ पे ये जो दे रखा है ना, ये एक्चुअली समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सो दिस इज एक्चुअली यहाँ पे सैंपल साइज कितना है, n1 है ना, जो फॉर्मूला में n1 लिखता हूँ ये 3 है, n2 भी यहाँ 3 है, ठीक है, और सैंपल साइज 3 है। और ये जो लिखा हुआ अगर मैं s1 स्क्वायर का फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या होता है 1/n1 माइनस 1, तो 1/2 समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यहाँ आई फ्रॉम 1 to 3 होना है, तो ये है। और इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू मुझे दे रखी है, तो s1 स्क्वायर इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है 1 है, तो इसका मतलब है कि ये 1 है, तो 1/2 हो जाएगी s1 स्क्वायर। s2 स्क्वायर क्या होगी, s2 स्क्वायर मतलब y सैंपल का सैंपल वेरिएंस, तो ये भी 1/2 समेसन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, आई फ्रॉम 1 to दिस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, सो ये भी वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर है ना, सो दैट इज 5, तो 5/2 आ जाएगी, ये है। नाउ जस्ट आपसे पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट 90% कॉन्फिडेंस लेवल फॉर μ1 माइनस μ2, तो बताओ भाई क्या था इसका फॉर्मूला, पुल्ड वेरिएंस निकालना पड़ता था ना इसके लिए, तो sp स्क्वायर, क्या था sp स्क्वायर का फॉर्मूला याद है किसी को, n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर, n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। तो इसकी वैल्यू निकाल लो पहले, तो n1 n2 3 है, तो ये 2 हो गया, 2s1 स्क्वायर प्लस 2s2 स्क्वायर, तो वैसे ही पता है ये 2s1 स्क्वायर और 2s2 स्क्वायर ही था, तो वहाँ से आ गया 5 + 1, ये हो गया 6, चेक कर लो जी। सो अपॉन 3 + 3 - 2 4, तो 6/4 हो गया ये तो, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी, देख लेते हैं। फॉर्मूला बताओ किसी को याद है क्या फॉर्मूला था, एक्स बार माइनस वाई बार, अभी मैं प्लस माइनस कर देता हूं जस्ट, अंडर रूट sps स्क्वायर बाई n1 प्लस s sp स्क्वायर बाई n2 इंटू tn1 प्लस n2 माइनस 2 कॉमा अल्फा बाई 2। बाकी लोग चेक कर लो जी क्या यही है, प्लस n2 माइनस 2 कॉमा अल्फा बाई 2। अच्छा एक मिनट, -2 और यहाँ पे α/2, बाकी लोग देखो जी क्या यही फॉर्मूला था, इज इट फाइन, चेक कर लो, तो पुट करो इसका लेंथ कितना आएगा, एक बार फॉर्मूला चेक कर लो क्योंकि 3 डिफरेंट केसेस है ना, तो नहीं तो फॉर्मूला सर, फॉर्मूला ठीक है। फॉर्मूला ठीक है, तो पुट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से लेंथ निकालेंगे, इसने लेंथ ही पूछा ना, तो लेंथ जस्ट 2 टाइम हो जाएगा, एक बार लेफ्ट में प्लस है, लेफ्ट में माइनस, राइट में प्लस है, तो माइनस प्लस लिख लो चाहो तो लेफ्ट में माइनस राइट में प्लस है, तो एक साथ लिख दिया दोनों नंबर, तो ये आ जाएगा लेंथ जो आपसे पूछा जा रहा है 2 टाइम रूट अंडर sp निकाल चुके हम, तो sp स्क्वायर निकाल चुके ना, तो 6/4/3 प्लस 6/4 अपॉन, ये बस लेंथ इसका 2 टाइम हो जाना है ना, इट इज लाइक a + b a - b, मतलब सॉरी a - b a + b इंटरवल है इस टाइप का, तो लेंथ 2 भी हो जाएगा ना, तो यहाँ से आ जाएगा 6/4/3 आना है, t n1 + n2 t 4 कॉमा, यहाँ जो 90% है वो 1 - अल्फा होता है, ठीक है ना, सो 1 - अल्फा इज 90%, सो अल्फा इज 10%, मतलब 0.1, सो α/2 0.05, राइट, तो ये हो गया 0.05, और ये आपको क्वेश्चन के फर्स्ट पेज पे गिवन होगा इस पेपर के, चेक कीजिए। सो 2 टाइम और ये हो गया कितना, तो ये है ना, ये एक साथ है, सो ये दोनों एक साथ है, ये 3/1 3/1, तो कितना आ जाएगा ये 6/4 6/4 3 3,
सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आएगा। ये 1 ही आ जाएगा आई थिंक, ये रूट वाला ना, सिंप्लीफाई होके। और T4,0.05 चेक कर लो। सो 2 टाइम, अब ये बस देखो ये नंबर क्या दे रखा है, फर्स्ट पेज अभी ओपन करेंगे, 2.135 ये फर्स्ट पेज पे गिवन होगा, तुम चाहो तो इसके फर्स्ट पेज पे जाओ और 1332 था। हाँ वही देख के बता रहे हो ना आप। सो ये है, तो यहाँ पे दे रखा होगा T4,0.05 जैसे इन्होंने बताया 2.132, 2.132 ना, सो 132, हाँ तो ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, सो 4.264 आ जाएगा। सो दिस इज आंसर। एक बार चेक कर लो, किसी को क्वेरी है तो पूछो। बस तुम्हें करेक्ट फॉर्मूला यहाँ याद रखना, मेन तरफ चैलेंज है फॉर्मूला, इतना लेंदी फॉर्मूला है और 3 डिफरेंट केसेस था, बार बार प्रैक्टिस करोगे, लिख के देखोगे तो याद हो जाएगा। ये है 4.264, कितने 2 डेसिमल प्लेस तक बोला है, 2 डेसिमल प्लेस लिखो, 4.26। ठीक है जी, कोई क्वेरी नहीं है, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 50 के बाद, ये कौन सा था, 50, 51 एंड 59। सो फिफ्टी वन तो वो एक फॉर्मूला है ना, उसका एक्सपेंशन यूज यहाँ भी याद रखना पड़ेगा आपको, एक्सपेंशन। तो रुको एक मिनट, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x का एक्सपेंशन होता है e हाँ। into 1 minus x by 2 1 करके। प्लस क्या है बताओ, 1 प्लस 1/x की पावर x, नहीं, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x। इसका तो उसके टर्म में ब्रेक कर देंगे ना, ठीक है चलो। सो हाँ, 1 n प्लस को 1/x। ये है ना, ठीक है। अब हाँ, क्या e आता है, into 1 minus x by 2 प्लस 11x square by 4 24। 24, मतलब तुम लोग भी ब्रेक कर सकते हो, क्या करना है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट 0, तो मतलब जैसे याद रख सकते हो, आगे कुछ होगा इतनी ही जरूरत पड़ेगी। जैसे जिन लोगों को नहीं पता, मान लो ये fx है, लेट्स से 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, सो हाउ कैन वी एक्सपैंड इट, f0। अच्छा अभी तुम सोचोगे किसके अबाउट ओपन करना है इसको, 0 के अबाउट, तो प्रॉब्लम होगी ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, f0 कितना लॉग हो, डेरिवेटिव, हाँ हाँ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। हाँ, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करके ना, तो लॉग ले सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सपैंड होगा। x टेंस टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 1 की पावर इन्फिनिटी है ना, e आ जाएगा आई थिंक ना, x टेंस टू 0 पे, तो 0 की राइट हैंड लिमिट यूज करके उससे एक्सपेंशन लिख सकते हैं, टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो 0 के नेबरहुड में भी प्रॉब्लम होगी, तो इससे चलो ठीक है, अभी याद रखना है इसको, तो उसके अकॉर्डिंग तो प्रूफ लिखना पड़ेगा फिर इसका, नहीं तो 1 के अबाउट ओपन करके देख लेते हैं। तो 1 पे क्या होगा, 1 प्लस 1 2 की पावर √2, नहीं तो फिर उससे दूसरा फॉर्म आएगा, बनेगा, मतलब उसको देखना पड़ेगा प्रूफ। तो अभी के लिए ये यूज़ करो। तो हमें यहाँ पे क्या ज़रूरत है, हमें यहाँ पे ज़रूरत है 1 प्लस 1/n की पावर n, तो इसी x की जगह 1 प्लस 1/n की पावर n, यही ना जी। सो मतलब x को 1/n रख दिया, यहाँ पे x के प्लेस पे 1/n रख दिया, तो ये कुछ आएगा 1 माइनस 1/2n प्लस 11/24 1/n स्क्वायर, यही हो रहा है, x को 1/n रख दिया, एंड दिस विल गो ऑन, बाकी देख लो अब। तो यहाँ से आ जाएगा n माइनस एन अपॉन दिस, पहले n से मल्टीप्लाई, अच्छा n अपॉन ई से मल्टीप्लाई करना होगा पहले, सो n अपॉन ई से मल्टीप्लाई कर दो इसी को, और उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा आंसर। n अपॉन ई से मल्टीप्लाई करोगे तो e तो इधर आ गया, n से मल्टीप्लाई हो गया, तो n माइनस 1/2 प्लस 11/24 इंटू 1/n, आगे 1/n स्क्वायर समथिंग चलता रहेगा। अगर तुम लिखते हो कांस्टेंट क्या है, मान लो k1 अभी लिख देता हूँ, या तक k1 1/n स्क्वायर माइनस k2 या प्लस k2 1/n क्यूब, ये चलता रहेगा। तो इसको लिखना नहीं, कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं, वो 0 हो जाएगी बाद में, वो निकाला जा सकता है, उसके लिए प्रूफ लिखना पड़ेगा हमें। सो
अब क्या करना है? सो हमने अभी क्या किया, अच्छा यहाँ लिखा नहीं, तो हमने जैसे इसको मल्टीप्लाई किया n बाई ई से, लॉपिटल से भी आ जाएगा ना? आ जाएगा। उसके लिए थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, कर सकते हैं, देखिए उसको ब्रेक करके, मतलब एक क्वेश्चन बहुत तरीके से हो सकता है, दिस इज द वन ऑफ द वे। बाकी इन कॉमन लो, एल ऑर्बिटल लगाओ, फिर उससे भी कुछ हो सकता है। अब n माइनस करना है तो n माइनस कर दो इसमें। सो जब n माइनस करोगे, n को इधर बुला लो, सो n माइनस n बाई ई 1 प्लस 1 बाई एन की पावर n, तो इसको घटाओ, फिर तो गायब हो जाएगा। तो 1/2 माइनस 11/24 इंटू 1/n प्लस दैट k1 1/n स्क्वायर, है ना। ऐसे ही ये k1 कोई नंबर है, कांस्टेंट है, k2 1/n³ चलता रहेगा ये। अब n टेंस टू इन्फिनिटी लगा लो, तो n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे इसमें तो इसकी लिमिट आ जाएगी, ये सब तो जीरो हो जाएगा बाद का टर्म, तो दिस विल टेंड टू 1/2, यही आंसर आ जाएगा जी, देख लो। इसमें n टेंस इन्फिनिटी लगा लो, यू अप्लाई लिमिट बोथ साइड, तो लिमिट बोथ साइड लगाओगे दिस विल टेंड टू 1/2, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन जस्ट आपको याद रखना पड़ेगा, और नहीं याद है फिर डिराइव करना पड़ेगा। ये है 51 के बाद क्या है जी? तो तो 50 उसके बाद था 59 लास्ट ना। सो हाँ जी, सो 59 तो सिंपल डेफिनेशन पे है, इसमें क्या ही दिक्कत है भाई। ये भी हमने क्लास में करा रखा है, जब कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला लेक्चर देखोगे अगर, तो उसमें हमने ये इस तरह क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चंस कराए हैं, लेकिन फिर से वही जो पूछ रहे हो इसका मतलब तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो। हमने, तुम अगर कॉन्फिडेंस लेवल का पहला लेक्चर देखोगे ना, उसमें इस तरह के 4-5 क्वेश्चंस हमने शुरू में ही कराए हैं, ये सिंपल डेफिनेशन पे है, लेकिन फिर से वही क्लास नोट्स को रिवाइज करना नहीं है, जो क्लास में कराएं उसको रिवाइज करो, उसी में हो जाएगा, ये ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है। या तो क्लास नोट्स को रिवाइज करो, या वीडियो रिवाइज करो, या खुद से अगर बनाए हो नोट्स तो उसको रिवाइज करो, या जो मैंने लिखा है उसको रिवाइज करो। सो कह रहा है कि दिस बी द, तो ये बोल रहा है x1 टू x1 माइनस कोई कांस्टेंट c है, दिस इज 97% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। तो इसका डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी म्यू मोर देन x1 माइनस सी टू लेस देन x1, दिस इज 97%। अब बस यहाँ से सॉल्व करके हमें c निकाल लेना है। तो यहाँ से क्या आएगा, अगर मैं लिखता, पहले x1 घटाओ इसमें से, सो म्यू माइनस x1 आ जाएगा माइनस सी से दिस, x1 माइनस म्यू 0 टू c, दिस इज 97%, दिस इज 97%। अब x1 माइनस म्यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो वहां से ईच एक्स आई माइनस म्यू अगर घटा दूंगा तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 1। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स विल हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल विथ रेट n, तो रेट n है, सो दिस विल हैव, तो इसका अभी के लिए कुछ नया नाम रख दो, लेट्स से दिस इज t, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी t बिटवीन t लेस देन c मोर देन 0,
this is 97% and this is something CDF of T at C is 97%. तो यहाँ से T का अगर मैं CDF लिखूंगा तो एक्सपोनेंशियल N का CDF क्या होगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एन टी, क्योंकि रेट n है, मीन 1/n होगा। तो ये आ गया 1 माइनस ई की पावर माइनस एन टी। तो n तो ऐसे ही रहा, तो n कितना था 3 था, अच्छा n सैम्पल साइज वहाँ 3 है तो n की जगह 3 है, तो -3 इंटू टी की जगह यहाँ c है इज इक्वल टू 97%। 97% का मतलब है 0.97। तो यहाँ से e की पावर -3c इज इक्वल टू 0.03। लॉग ले लेते हैं तो -3c इज ln 0.03। कैलकुलेटर से भाई कैलकुलेट करो क्या आएगा ये। तो यहाँ c की वैल्यू आ गई -1/3 ln 0.03। ये कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, जो आंसर आएगा ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके जी, सो यही था इसमें, देख लो इसको सॉल्व करके लॉग्स कैलकुलेटर में लॉग रख दो, फिर आ जाएगा, यही c की वैल्यू है। चलो भाई, तो अभी अगला पेपर में आते हैं। सो जो पेपर हमारे पास क्या है, ये हमने डिस्कस किया अभी 2019 का था ना पेपर ये। अभी 2018 में जिन लोगों ने सॉल्व किया है तो वो डाउट डिस्कस कर सकते हैं। 18 का पेपर ओपन करता हूँ। और कोई क्वेश्चन बचा है तो बता सकते हो 2019 वाले पेपर में ना, ये है।